चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैटप्लॉटलिब स्टार्ट कर रहे हैं। और मैटप्लॉटलिब जो है ना बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। अब विजुअलाइजेशन से मुराद ये है कि कुछ इस तरह के ग्राफ्स बनाना जिसकी मदद से आप मतलब देखते साथ ही ना आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए डेटा के बारे में। ठीक है, वो किस तरह की पिक्चर होती है अभी हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन विजुअल्स बनाना मतलब उसकी कोई इमेज बनाना या कुछ इस तरह के बनाने चीज़ें बनाने को बोलते हैं विजुअल्स बनाना। तो डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। डेटा मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या कोई भी जो डिटेल वगैरह होती है किसी चीज़ की, अगर आपने उसकी अपने माइंड में विजुअल्स बनाने हैं, आपने उसको डेटा को अच्छे से समझना है, तो उसके लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, मतलब इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम मैटप्लॉटलिब में पढ़ते हैं। और वो इमेजेस बेसिकली ग्राफ्स होते हैं हमारे पास। तो बहुत सारे ग्राफ होते हैं, अभी हम देखेंगे बारी बारी करके। आई थिंक 5 to 6 ग्राफ हमें पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब के अंदर। इसके बाद जो है सीबॉर्न है हमारे पास। ये 2 लाइब्रेरीज हैं विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स बनाना सीखते हैं। और अगर आपको उन ग्राफ्स की टेक्निकल नॉलेज है तो मतलब आपको अच्छे से डेटा का ग्राफ देखने के साथ ही ना आपके माइंड में बहुत सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। सही है। खैर, उससे पहले हम एक काम कर रहे हैं अभी कि हम ज़रा टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा की कितनी टाइप्स होती है तो आप क्या बताएंगे नॉर्मल पाइथन के हिसाब से? कि पाइथन के हिसाब से अगर हम डेटा की टाइप्स देखें तो कितनी हमें टाइप्स मालूम होती हैं? हाँ, कौन कौन सी? वैसे ज़्यादा है लेकिन आप बताएं कौन कौन सी आपके माइंड में आ रही है। स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डिक्शनरी है, लिस्ट है, सेट्स हैं, टपल्स हैं, ठीक है, बूलियन हो गया। सही है, ये सारी डेटा टाइप्स। और हमने अपनी खुद की भी डेटा टाइप बनाना सीखी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने बनाई थी कुछ डेटा टाइप सिलेक्शन वगैरह की। सही है। तो अब बात समझिएगा कि पांडास डेटा टाइप नहीं है, पांडास लाइब्रेरी का नाम है। पांडास लाइब्रेरी का नाम है, मैटप्लॉटलिब भी लाइब्रेरी का नाम है। ठीक है, लाइब्रेरी का नाम है, समझ लें कि किसी ने ना एक बहुत बड़ी फाइल बनाई, ठीक है, और उसमें किसी फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर दिया। ठीक है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, उस फाइल का नाम क्या है? पांडास है। समझ रहे हैं? तो वो लाइब्रेरी कहलाती है आपकी फाइल। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स वो ऐसी कोई यूज़लेस लाइब्रेरी नहीं है, उसका बहुत बहुत यूज़ है उसका। किस लिहाज से? पांडास के हिसाब से अगर बात करें तो वो डेटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है कि आप उसमें डेटा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, उसको यूज़ करके आप उसका प्लॉट्स भी बना सकते हैं और आप डिफरेंट इंसाइट्स निकाल सकते हैं, क्यूरीज रन कर सकते हैं। तो डेटा के साथ आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, डेटा के साथ कुछ भी डील कर रहे हैं तो आपका डेटा मैनिपुलेशन कहलाता है। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, ये आपका प्री प्रोसेसिंग भी कहलाता है। ठीक है, तो पांडास एक आपकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी की जब भी बात हो ना तो आप समझ जाएं कि मतलब ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो एक फ़ाइल है बेसिकली। अब देखें, जैसे ये मेरी एक फ़ाइल है, ये बेस 12 वाली जो चीज़ है ना, ये फ़ाइल है। और मैंने इसको, अगर आप लोगों ने देखा हो शायद मैंने इसको यहाँ से अपलोड किया है। पहले मैंने मतलब इसको बना के रखा था, इसको मैंने अपलोड किया, तो ये फ़ाइल है। तो इसी तरह की कोई फ़ाइल होगी .py वाली एक्सटेंशन की, उसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। वो सारा का सारा बेसिकली किसको शो करता है? पांडास को शो करता है, मतलब पांडास उसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो पांडास की मदद से हम डेटा मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, खैर, हाँ, पांडास के 2 हमने डेटा टाइप्स डिस्कस करी हैं। कौन कौन सी थी? 2 डेटा टाइप्स हमने डिस्कस करी पांडास की। एग्जैक्टली, एक डेटा फ्रेम, नाइस, बिल्कुल ये। इसके अलावा भी होती है लेकिन सिर्फ ये 2 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है यूजुअली, क्योंकि इन्हीं से हमारा काम मतलब हो जाता है मैक्सिमम। तो मैटप्लॉटलिब इसी तरह की एक लाइब्रेरी है, मतलब वो एक फ़ाइल है, उसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कोड हमें एग्जीक्यूट करके ग्राफ बना के दे देगा। सही है। खैर, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिस्टिक्स। हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा नहीं है लेकिन स्टैटिस्टिक्स आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, शायद सीबॉर्न के बाद पढ़ें, मशीन लर्निंग के बाद पढ़ें। तो आपको आइडिया हो कि स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। ज़्यादा बेहतर है उसी टाइम पे। ठीक है, मैं देखता हूँ उस चीज़ को। असल में मेरा थोड़ा ना टाइम का मसला हो रहा है, मैं लेक्चर सही से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा। तो अभी मशीन लर्निंग पे मैं लेक्चर्स बना रहा था, तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिल जाता तो फिर मैं पहले मतलब डिस्कस में यही करूँगा, स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करूँगा। बिल्कुल, मेजॉरिटी आपकी स्टेट्स यूज होती है। हाँ बिल्कुल ऐसी ही, लेकिन असल में ना मैं इसको भी देखूंगा कि टाइम लाइन हमारे पास बहुत कम रह गई है। तो जो मेन चीज़ें होंगी ना सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम मशीन लर्निंग पर चले जाएंगे, कुछ इस तरह करके करेंगे। सही है।
खैर, विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिस्टिक्स डेटा की दो टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ पहले। टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। सही है भाई। तो टाइप्स ऑफ डेटा, ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात हो रही है। वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के डेटा हाउस होते हैं। मैं कैटेगोरिकल डेटा जिसको हम क्वालिटेटिव डेटा भी बोलते हैं, और न्यूमेरिकल डेटा जिसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नाम सिमिलर लग रहे होंगे। कैटेगोरिकल मतलब किसी कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक है, जैसे जेंडर हो गया, मेल या फीमेल हो गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास एज वाइज भी क्लासिफिकेशन या कैटेगरी होती है कि भाई किड है, टीनेजर है, या अडल्ट है, ओल्ड है, क्या है, ये कैटेगरी हो गई। ठीक है, या क्वालिटेटिव डेटा भी होता है। क्वालिटेटिव डेटा मतलब जो क्वालिटी बताए किसी चीज़ की, बैड, वेरी बैड, पुअर, ठीक है, एवरेज, नॉर्मल, ये सारे के सारे वर्ड्स इसको शो कर रहे हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा को शो कर रहे हैं। सही है। न्यूमेरिकल आपको समझ आएगी भाई, उसमें नंबर्स की बात होगी, और नंबर्स की जब भी बात होगी तो आप समझ लें दो तरह के नंबर्स हैं। पाइथन में भी हमने पढ़ा उसको इंटीजर या फ्लोट, और बाकी यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। और इसी को हम क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेगा, क्वांटिटी बताएगा वो। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है वो। खैर, यहाँ पे देखें, पहला जो हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा टाइप है ना, वो कौन सी है? अच्छा, ये नॉर्मल नहीं है, नॉमिनल है। ये स्पेलिंग इन्होंने गलत लिख दी है, कोई टाइपो हो गया है। ये होता है नॉमिनल, NOMINAL, नॉमिनल डेटा। सही है। अच्छा, नॉमिनल, ये थोड़ा सा आपको सिमिलर लगेगा नेम से। नेम और नॉमिनल ये असल में दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली नॉमिनल डेटा आपका वो डेटा होता है जिसमें आप किसी भी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के नेम की बात कर रहे हो। अब लेट से माउस है, लॉजिटेक नाम हो गया ना, तो ये जो लॉजिटेक है ये किस तरह का डेटा होगा? स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ये नॉमिनल डेटा होगा। ठीक है, पाइथन में तो हम इसको स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको क्या बोलेंगे कि नॉमिनल डेटा है। ठीक है, अब लेट से मैंने कहा हुंडा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या है ये? एक मतलब ब्रांड का नाम है, ये भी नॉमिनल डेटा है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ का नाम ले लें, कंप्यूटर का ले लें, किसी बंदे का ले लें, क्या है? ये सारा नॉमिनल डेटा है, चूँकि नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़। ठीक है, दूसरा होता है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा का मतलब होता है कि ऑर्डर, ऐसा डेटा जिसको हम ऑर्डर दे सकें या किसी उस डेटा को हम सीक्वेंस में अरेंज कर सकें। मतलब क्या हुआ इसका? लेट से मैंने आपको 5 डिफरेंट वर्ड्स दिए। मैंने कहा एवरेज, बैड, वेरी गुड, मैं लिख देता हूँ। लेट से मैंने शॉर्टकट लिख दिया एवरेज, ठीक है, बैड, वेरी गुड, ठीक है, और वेरी बैड और गुड, एक्सलेंट भी हो सकता है, चलें एक्सलेंट कर दिया। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स लिख दिया मैंने। अब सिंपल वर्ड्स हैं ये, पाइथन के हिसाब से तो स्ट्रिंग होंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये डेटा नॉमिनल डेटा है या ये डेटा क्या था, ऑर्डिनल डेटा है, किस तरह का डेटा है। अब आप एक और करेंगे, आप देखेंगे कि क्या आप इनको सीक्वेंस दे सकते हैं, किसी एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं आप इसको और सीक्वेंस बन सकती है तो ये ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। ठीक है, अब लेट से अगर मैं यहाँ पे इसको दूँ, लेट से मैं बहुत हाई क्वालिटी से इसकी लो क्वालिटी पे लेके जाता हूँ, तो क्या होगा? लेट से पहला मेरा कौन सा वर्ड आ जाएगा? एक्सलेंट। एक्सलेंट सबसे हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी पे जाते हैं, एक्सलेंट आएगा, फिर कौन आएगा एक्सलेंट के बाद? वेरी गुड आ जाएगा, और फिर सिंपल गुड आ जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल भी है ना, नॉर्मल नहीं लिखा मैंने, अच्छा एवरेज लिखा है, एवरेज या नॉर्मल, ठीक है, एक उसमें सेंस में ले लेते हैं। एवरेज, फिर बैड और फिर वेरी बैड। तो देख रहे हैं, ये हमने इसको एक सीक्वेंस दे दी, एक ऑर्डर दे दिया, तो इस तरह का डेटा क्या कहलाता है? ऑर्डिनल डेटा कहलाता है। सही है, इस तरह के डेटा हमें देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम्स ये डेटा हमें नंबर की फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन वो भी ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। लेट से कि आपने ना किसी शॉप पर आइसक्रीम खाई,
जैसे डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि अगर आप 1 देंगे तो मतलब कम है, मतलब अच्छी रेटिंग नहीं मिली उनको रेटिंग के हिसाब से अगर हम देख लें, और अगर 5 देंगे मतलब बहुत अच्छा वो दे रहे हैं। तो उसमें भी क्या है, अगर आपको डिफरेंट नंबर्स आपको मिल रहा है, ठीक है, लेट्स से 1 के बाद आपको 5, फिर 2, 4, 3 इस तरह के डिफरेंट आपको मिक्स नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्वालिटी को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देखें पेरेंट क्या है इसका, ये भले नॉमिनल डेटा हो या ऑर्डिनल डेटा, उसका पेरेंट क्या है, कैटेगरी या क्वालिटेटिव डेटा। तो अगर हम ये नंबर्स को देखें तो ये नंबर्स भी क्या कर रहे हैं सॉरी, ये नंबर्स क्वांटिटी को नहीं बता रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्वालिटी को बता रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है। तो वो डेटा भी आपका क्या कहलाएगा, सिंस वो एक ऑर्डर में आ सकता है, डेट्स हमने तो उसको 1 से 5 तक के नंबर्स में ऑर्डर्स में अरेंज कर दिया, या वो 5 से 1 में ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ऐसा डेटा जो ऑर्डर में अरेंज होता है उसको ऑर्डिनल डेटा बोला जाता है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है, नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा, और ये दोनों मतलब इन दोनों के पेरेंट्स कौन है, कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव डेटा। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा। न्यूमेरिकल नंबर से रिलेटेड है, और क्वांटिटी मतलब वो भी क्वांटिटी बताने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसमें 2 डेटा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा होता है जो होल नंबर वाला डेटा होता है, होल नंबर में आता है। क्या मतलब हुआ, लेट से कि ये चेयर ख़राब पड़ी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये सब हमने चेयर्स काउंट करी, ये चेयर्स बनती हैं लेट से 30 चेयर्स बनती हैं, और ये चेयर हमने इसको मान लिया ख़राब पड़ी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं इसको आधी चेयर कंसिडर करूँगा, या मतलब मुझसे किसी ने पूछा कि आप बताएं कि टोटल कितनी रोज में चेयर है, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर ये ख़राब पड़ी हुई है तो क्या मैं इसको आधा काउंट करूँगा, नहीं, एक ही काउंट होगी ना, भले इसकी जो लेग्स हैं वो भी टूट जाती पूरी, तो क्या मैं उसको आधा काउंट कर सकता था, नहीं, मतलब पूरा ही बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा 31 चेयर्स हैं टोटल। हाँ, अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा कि वो भले एक टूटी हुई है, लेकिन टोटल फिर भी कितनी बताऊँगा, 31 बताऊँगा, समझ रहे। तो ऐसा डेटा जो पॉइंट के साथ यूज़ करने में सेंस ना बना रहा हो, ये बड़ा वेट सा लग रहा हो, अजीब सा सेंस दे रहा हो, वो डेटा क्या होता है, हमारा डिस्क्रीट डेटा। तो सिंपल वर्ड्स में भाई ऐसा डेटा जो आपका बगैर पॉइंट वाले नंबर्स के साथ इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसा डेटा जिसमें बगैर पॉइंट वाले नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हो, वो डेटा क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा। अब लेट से कि आप लोग बैठे हैं, फिर छोटा बच्चा आगे बैठ गया, ठीक है, अब आप सब बड़े फॉर एग्जाम्पल और छोटा बच्चा है, तो क्या मैं उसको एक आधा घंटा काउंट करूँगा, नहीं ना, मतलब काउंट तो वो भी एक स्टूडेंट ही होगा, समझ रहे हैं। तो अब ये भी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी किस तरह का डेटा हो गया, एक हमारा डिस्क्रीट डेटा हो गया, क्योंकि मैं इसमें पॉइंट नहीं लगा सकता। क्लियर हो रही है बात। सिमिलरली आपकी बहुत सारी चीज़ों अप्लाई हो रही होती है, लेट से आपके पास 5 बाइक्स हैं, उनमें से एक ख़राब है, तो हम उसको 4.5 बाइक नहीं बोल सकते, 4 बोलेंगे या तो 5 बोलेंगे, सही है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ये डिस्क्रीट डेटा कहलाता है, जिसके अंदर हम पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट है कंटिन्यूस डेटा, और कंटिन्यूस डेटा आपका पॉइंट वाला डेटा होता है, मतलब उसमें पॉइंट आ सकता है। अब लेट से मैंने बोला हाइट क्या होता है, मैंने किसी से पूछा आपकी हाइट क्या है, कोई मुझे बोलेगा 4.5, कोई बोलेगा 5.3, पॉइंट आ रहा है, सही है, वैलिड समझ आता है, हाँ सही है। लेकिन अगर मैं उसी से एज पूछूँ, मैं बोलूँ अपनी एज बताओ, ठीक है, और अगर वो लेट से 21 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल और 6 मंथ्स का है, तो किस तरह बताएगा वो, किस तरह इस्तेमाल करेगा। यूजुअली क्या होता है 21 ही बोलेगा, मतलब बहुत रियली हमें देखने को मिलता है कि वो 21.5 बोलेगा, मतलब बड़ा अगर बोल भी देगा बड़ा वेट साथ साउंड करेगा, ठीक है, या तो बोलेगा मैं 22 का होने वाला हूँ, या बोलेगा 21 का, इस तरह से बोला जा रहा होता है, समझ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा डेटा को देख के आइडिया हो जाएगा कि वो डेटा के साथ पॉइंट यूज़ हो सकता है नहीं हो सकता। अगर हो सकता है पॉइंट, वो कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा, ठीक है। चलें आप लोगों से क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर है। वैसे आप लोग बताएं वेट कौन सा डेटा होगा इसमें, अगर मैं वेट को क्लासीफाई करूँ, वेट होता है ना वजन, मास, कंटिन्यूस होगा, ऐसी है, हाँ बिल्कुल। जैसा हम बोलते हैं कि भाई 1.5 किलो आटा लिया फॉर एग्जांपल, 1.5 किलो मतलब 0.5 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये सही है, समझ आता है, ठीक है। और इस तरह के हम डिफरेंट मतलब पॉइंट्स वाले क्वांटिटीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, वो डेटा क्या कहलाएगा, हमारा कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा, सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको समराइज़ कर लेते हैं, कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव डेटा या न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा, इन दोनों के दो चाइल्ड हैं। और पहला चाइल्ड क्या है इसका, कैटेगोरिकल नॉमिनल डेटा कहलाता है, दूसरा ऑर्डिनल, जबकि यहाँ पे एक डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए वापसी चलते हैं और अब देखते हैं। अच्छा, ये पढ़ने की वजह ये है क्योंकि आपको ग्राफ का मुझे थोड़ा सा आइडिया देना था, कैटेगोरिकल और यहाँ पे न्यूमेरिकल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा बार में, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेना है, सही है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अभी हम
जब मैटप्लॉटलिब के ग्राफ्स बना रहे होंगे ना तो हमें डेटा चाहिए होगा। डेटा को हम रीड किससे करते हैं? पांडास से करते हैं ना डेटा को रीड, CSV फाइल से, एक्सेल फाइल से, तो इसलिए पांडास का यहीं पे यूज़ कर लिया। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें खुद से डेटा जनरेट करना हो। खुद से डेटा अगर जनरेट करना है तो फिर हम क्या करेंगे? नमपाई का यूज़ कर लेंगे, याद होगा। नमपाई में हमने रैंडम वगैरह के तरीके यूज़ करके डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को जनरेट किया, तो इसलिए यहाँ पे नमपाई का यूज़ कर लिया। अच्छा, ये SNS, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, मतलब इसके बाद का टॉपिक है मैटप्लॉटलिब के बाद का सीबॉन्ड। ये भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है और बहुत ईजी है, मैटप्लॉटलिब से बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और अच्छे अच्छे प्लॉट्स, हम पावरफुल प्लॉट्स बहुत ईजीली बना पाते हैं। तो ये इसका मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा सेट्स हमें देखने को मिलता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब जब ये पाइथन हमारा डाउनलोड होता है ना, तो उसमें एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है सीबॉन्ड की, एक पैकेज डाउनलोड होता है और उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। शायद टिप्स एक डेटा सेट का नाम है, तो उसमें हमें लोड करना पड़ेगा सीबॉन्ड का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये वजह इसलिए हमने चारों लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया और ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप क्या कर रहे हैं, जब भी काम करें इन मेन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करके रख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो अगली लाइन लिखी है ना, ये बेसिकली हमारे प्लॉट की स्टाइल को डिफाइन करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको इसको एंड में दिखाऊंगा। याद दिलाइएगा मुझे कि इस लाइन से क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं और पहला प्लॉट हम पढ़ने लगे, लाइन प्लॉट है, सही है। अब लाइन प्लॉट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह की हमें लाइन का बिहेवियर देखने को मिल रहा होता है, सही है। मतलब डिफरेंट लाइन के बिहेवियर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपका ये क्या है, लाइन प्लॉट है। अब ज़रा नीचे जाते हैं और हमारे पास लिखा हुआ है कि लाइन प्लॉट जो है ना, वो बाईवेरिएट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये बाईवेरिएट क्या होता है? हमने यूनिवेरिएट पढ़ा था। यूनिवेरिएट क्या होता है, कुछ माइंड में है? यूनिवेरिएट पहले बताएं, यूनिवेरिएट क्या होता है जी? यूनिवेरिएट का मतलब होता है कि हम सिंगल कॉलम पर काम कर रहे हैं। कितने कॉलम पे काम कर रहे हैं? सिंगल कॉलम पे काम कर रहे हैं, कोई सा भी कॉलम हो। आपको याद होगा पांडास में हम यही काम करते थे, डेटा क्लीनिंग का वर्क। सिंगल कॉलम को निकाला करते थे, उस पर डिफरेंट रेगेक्स एक्सप्रेशन अप्लाई किया करते थे और देखते थे कि हमारे पास कुछ क्लीन करने के लिए उसमें मौजूद तो नहीं है। तो सिंगल कॉलम पे जो काम करना होता है वो क्या कहलाता है? यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, फिर उसमें कुछ क्लीनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। बाईवेरिएट में क्या होगा? दो कॉलम पे काम करेंगे आप। कितने कॉलम्स पे काम होगा? दो कॉलम्स पे काम होगा बाईवेरिएट, ठीक है। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, दोनों कॉलम्स न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक न्यूमेरिकल हो और एक कैटेगोरिकल हो। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, लाइन प्लॉट इन दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करती है चीज़। अगर आपको लेट से बोल दिया जाए कि आपके पास एक डेटा सेट है और आपने ना इसकी विजुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है, तो आप पहले तो उसको लोड करेंगे, उस पर डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करेंगे, फिल करेंगे, डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। उसकी शेप वगैरह चेक करेंगे, जो भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं वो क्लीन करके जब उस पर ग्राफ बनाने लगेंगे ना, आपने लेट से आप दो कॉलम उठाए कोई भी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से ग्राफ बनाएंगे, लाइन प्लॉट बनेगा या स्कैटर प्लॉट बनेगा या बॉक्स प्लॉट बनेगा, कौन सा प्लॉट बनेगा आपको पता होना चाहिए। तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपने दोनों कॉलम उठाए, दोनों न्यूमेरिकल अगर डेटा है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? लाइन प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने दो कॉलम उठाए, एक में कैटेगोरिकल डेटा मतलब स्ट्रिंग वाला डेटा मौजूद है और एक में न्यूमेरिकल डेटा मौजूद है, तो जब भी आप लाइन प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन इसकी क्या है, टाइम सीरीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है ये डेटा। टाइम सीरीज़ का डेटा क्या होता है? जो ऐसा डेटा जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो, ऐसा डेटा जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो। अब जैसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। लेट से किसी भी स्टॉक की प्राइस, ठीक है, वो तो मेरे ख्याल में शायद हर सेकंड ही कुछ ना कुछ उसमें चेंज देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई कंपनी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स जो रेवेन्यू डेटा है, रेवेन्यू का डेटा है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो उसमें भी क्या होगा, टाइम के हिसाब से होता है। अब डे वाइज नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हो सकता है मंथ वाइज हमें डेटा मिल रहा हो, 2015 से लेकर 2010 तक का, या ऐसा ही पॉसिबल है कि एटलीस्ट ईयर वाइज डेटा मिल रहा होगा ना हमें। तो वो क्या बेसिकली टाइम ही हमारा, ईयर भी क्या एक तरह का टाइम है। तो हमारा अगर इस तरह कोई डेटा हो तो उसके लिए हम कौन सा प्लॉट यूज़ कर सकते हैं? ये लाइन प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और अब ये एक बेसिक सा जो है ना एक लिस्ट बनाई हुई है, प्राइस में कुछ ये वैल्यूज़ मौजूद हैं
और ईयर के पास ईयर की लिस्ट में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। क्लियर है? हम क्या करते हैं, इसको हमने प्लॉट करना है। और किस तरह प्लॉट करना है, हमने इसका लाइन प्लॉट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, लाइन प्लॉट बनाना है। तो क्या लिखूंगा मैं, अच्छा एक और चीज़ ये देखें ज़रा, मैंने matplotlib.py प्लॉट को इंपोर्ट किया, लेकिन इसको मैंने क्या बोला, plt splt, मतलब मैं जिस तरह पांडास को इंपोर्ट करके क्या बोलता था, pd बोलता था, मतलब pd करके इस्तेमाल किया करता था। अब मैं matplotlib को इंपोर्ट करके किस नाम से यूज़ करूँगा इसको, plt करके। तो मैं नीचे जाता हूँ, मैं लिखूँगा इसको plt.plot। ठीक है, और मैं इसमें बताऊँगा कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या रखो, वाई एक्सिस पर क्या रखो। सही है? देखें, जब भी हम प्लॉट बना रहे हैं हमें एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ भी देनी पड़ेंगी और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी हमें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं पहले इसको बताऊंगा कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या रखो। तो आप लोग मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन सा डेटा एक्स एक्सिस पर आएगा, कौन सा डेटा वाई एक्सिस पर आएगा। जी, आइडेंटिफाई करके बताएं कौन सा एक्स एक्सिस पे, कौन सा वाई एक्सिस पर। तो ये ना एक्स पे आएगा ईयर, वाई पे आएगा प्राइस। बिल्कुल ऐसी है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो टाइम वाला डेटा होता है, अभी हमने उसको डिस्कस किया कि वो आपका एक्स एक्सिस पर आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं किसको लिखूंगा भाई, ईयर, और फिर क्या बताऊंगा इसको, प्राइस। ठीक है, बस इतना लिखा मैंने। और ज़रा देखें, अब इसने हमें ये ग्राफ बना के दे दिया। ठीक है, बहुत बेसिक सा ग्राफ है, लेकिन आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि उसने क्या किया, हमें एक लाइन ड्रॉ करके दे दी। ठीक है, अभी आपको आइडिया है किस तरह ग्राफ बनता है, पहले ये पता होना चाहिए। हाँ भाई अली, क्लियर है? क्या हुआ होगा, मैं फिर भी एक मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2015 के अगेंस्ट उसने कौन सा नंबर उठाया प्राइस का, 48,000। जरा आए नीचे, 2015 के अगेंस्ट उसने 48,000 उठाया, तो एक पॉइंट इसने यहाँ लगा दिया। अच्छा, नेक्स्ट में गया 54,000 के अगेंस्ट उसने कौन सा ईयर उठाया, 2016। ज़रा नीचे आए, 2016, और इसने जब वाई एक्सिस में बढ़ा, वाई एक्सिस में गया ऊपर, तो क्या इसको 54,000 इस जगह पे मिला, तो उसने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। समझ रहे हैं? सिर्फ ये पॉइंट लगे, अभी 2 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद 2017 के अगेंस्ट 57,000 इसने उठाया, तो 2017 के अगेंस्ट उसने 57,000 का पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, और फिर क्या किया, इस तरह के सारे पॉइंट्स लगाए और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो ये आपका लाइन प्लॉट बन गया। यहाँ तक कोई मसला? चलें, इसकी से ज़रा गौर करिएगा। ये मेमोरी में सेव हो रहा है, बेसिकली रैम में स्टोर हो रहा है ये डेटा। ठीक है, परमानेंट भी सेव नहीं हो रहा। खैर, लेकिन पॉइंट समझाने का ये कि हमें ये कुछ क्यों देखने को मिल रहा है, इस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। सही है? एक बात बस ये माइंड में रखिएगा, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। हमें बता रहे हैं कि भाई उसने एक लाइन प्लॉट बनाया, 2D लाइन प्लॉट, और उसने इस जगह पे जाके, इस एड्रेस पे जाके हमारे प्लॉट को सेव करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें, ये बात तो हम कर चुके हैं कि कैटेगोरिकल डेटा हमारा एक्स एक्सिस पर आएगा और न्यूमेरिकल डेटा कहाँ आता है, हमेशा वाई एक्सिस पर आएगा। ठीक है, ये रूल ऑफ थंब है, मतलब ये आपका रूल हर जगह फॉलो होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। और अब हमने क्या करना है, पांडास डेटा फ्रेम की मदद से हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है, इमरान आफरीदी वर्सेस इमरान CSV, मतलब आफरीदी और इमरान खान के हमने, मतलब मैंने कुछ क्या किया, रैंडम स्कोर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उस फाइल को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें डेटा क्या मौजूद है, किस तरह का डेटा मौजूद है। सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप लोग ज़रा बताएं, मैंने पांडास को इंपोर्ट तो किया हुआ है। सही है, और ज़रा यहाँ फोल्डर में देखें, ये फाइल मौजूद है हमारे पास आफरीदी इमरान की, और मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, ज़रा जल्दी से बताएं मुझे। pd.read.csv करके ना, pd.read_csv, और मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर आफरीदी _इमरान.csv। ठीक है, एक मिनट, यही था ना, आफरीदी _इमरान। ठीक है, .csv आ गई, और इसको हम किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। किस में करें, आफरीदी इमरान थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं मसला नहीं, सेम हो सकता है। ठीक है, मैं लेट से BTM लिख देता हूँ, बैट्समैन को शॉर्टकट में BTM लिख दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। चलें, पहले तो हम क्या करते हैं, डेटा का आइडिया लेते हैं कि डेटा में कितनी रोज़ कितने कॉलम्स हैं। तो शेप निकालता है हमेशा, छोटा सा डेटा, बिल्कुल 10 रोज। हाँ बिल्कुल छोटा सा डेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं
सिर्फ पूरे BTM को भी प्रिंट कर दूंगा ना तो भी मसला नहीं होगा। अगर डेटा बहुत बड़ा होता फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा होता, तो फिर हम हेड या टेल करके कुछ डेटा को निकाल लेते। लेकिन अभी सिर्फ है ही छोटा सा डेटा, तो इसलिए मैंने इसको बोला कि भाई मुझे डेटा प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो डेटा ले आया। ठीक है, अब ज़रा इस डेटा को देखें ज़रा जल्दी से। इंडेक्स एक कॉलम आ रहा है और बेसिकली इंडेक्स के अंदर क्या है, ईयर का डेटा आ रहा है, ईयर वाइज डेटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअल इंडेक्स नहीं है, समझिएगा, ये सिर्फ एक कॉलम का नाम दे दिया है। एक्चुअल इंडेक्स तो कहाँ पर है, वो ये रहा, वो एग्जैक्टली वो ये लेफ्ट वाला इंडेक्स है एक्चुअल वाला। ये कॉलम का नाम इन्होंने इंडेक्स दे दिया है, लेकिन है ये कॉलम ही। आफरीदी आ गया, फिर कौन आ गया, इमरान आ गया। अच्छा इनके स्कोर मौजूद है। अब डेटा क्या बोल रहा है कि भाई 2008 के अंदर आफरीदी ने इतने टोटल रन बनाए, जबकि इमरान खान के सिर्फ इतने रन थे। एंड अच्छा ये रैंडम डेटा, मतलब ये बिल्कुल फेक डेटा है, ये कोई उस पर बेस नहीं है, मतलब प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स नहीं है इसके अंदर, ये फेक डेटा ऐसी बनाया हुआ रैंडम, ताकि आपको बस प्लॉटिंग समझा सको। तो यहाँ पे इस तरह के हमें डिफरेंट यहाँ पे डेटा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने डेटा देख लिया, कोई इतना मतलब कुछ माइंड क्या बोल रहा है, कुछ माइंड में आपके आइडिया आ रहा है कि डेटा के अंदर कुछ इंसाइट्स निकल के आ रही हैं कि अच्छा प्लेयर कौन रहा, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, सोच के बताएं क्या आ रहे हैं, कौन अच्छा प्लेयर रहा। सर ईयर वाइज है ना, 2008 में जैसे आपकी, हाँ उसके बाद 2009 में भी आपकी, सही है, 2010 में भी आपकी, हमने एवरेज निकाला तो आपने 2012 में दोबारा आपकी, सही है, 2013 में दोबारा इमरान, इस तरह सही है, एवरेज निकाले तो एवरेज आपने निकालेंगे तो आपकी भी आएगा। सही है। अच्छा ऐसा फील हो रहा है ना, लेकिन अब समझिएगा, यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमने डेटा को देखा ना, तो डेटा को देख के डेटा के बारे में सही पता नहीं, डिटेल पता नहीं चल रही है हमें। अब इसके विजुअल्स देखेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे, तो आपको खुद पिक करेगा अच्छा हम सोच क्या रहे थे सिर्फ डेटा को देख के, लेकिन जब विजुअल्स बनाए ना तो क्या समझ आ रहा है हमें, इस पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो आपने डेटा देख लिया और पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन इतनी कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं बैट्समैन 1 के मतलब जो आफरीदी है उसका लाइन प्लॉट बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो ज़रा बताएं क्या लिखूँ जल्दी से। plt.plot और एक्स में क्या बताऊँगा, एक्स एक्सिस पर क्या आएगा मेरे पास, ईयर आएगा, ईयर, हाँ इंडेक्स का कॉलम जो बेसिकली ईयर है, और वाई एक्सिस पर क्या आएगा, उसका आफरीदी, कॉलम का नाम आफरीदी दिया हो तो हम आफरीदी लिख देंगे। ठीक है, वैसे रन है वो, लेकिन वो एक्चुअल बेसिकली आफरीदी के रन को बोलना चाह रहे थे जिसने भी मतलब डेटा मैंने जिस तरह बनाया। तो क्या लिखेंगे मुझे ज़रा सोच के बताएं कि मुझे एक्स एक्सिस पर उस इंडेक्स को, हाँ सॉरी इंडेक्स को आफरीदी नहीं, ये हम इस तरीके से कर सकते हैं कि BTM लिखूँ मैं और BTM करके डॉट इंडेक्स कर दूँ, BTM डॉट इंडेक्स। याद है ना, 2 तरीके होते थे, मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। अगर मैं मतलब अभी तो पहले सिर्फ पहले प्लेयर का है, अभी सिर्फ पहले प्लेयर का बना रहे हैं। ठीक है, हाँ सॉरी BTM में, हाँ देखिए ना, हम इसको कॉलम निकाल के बताएंगे कि इंडेक्स कॉलम लेकर आओ और क्या करो, प्लॉट करो। लेकिन एक बात समझें, आपको याद होगा हम डेटा फ्रेम के अंदर से डॉट लगा के कॉलम का नाम लिखते तो क्या आ जाता था, हमें कॉलम का डेटा मिल जाता था। ठीक है, लेकिन जब मैं BTM डॉट करके इंडेक्स लगा रहा हूँ ना, तो इंडेक्स एक एट्रीब्यूट भी होता है, एक एट्रीब्यूट भी होता है जो इंडेक्स बताता है, एक्चुअल इंडेक्स बताता है। अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई आपका 0 से इंडेक्स चला और कहाँ पे स्टॉप हुआ, 10, मतलब 10 एक्चुअल इंक्लूडेड नहीं है, वो 9 तक के बता रहा है। ठीक है, हालांकि मैं निकालना क्या चाह रहा था, इस कॉलम को निकालना चाह रहा था, लेकिन ये खुद कंफ्यूज हो गया। समझ रहे बात, अगर यही चीज़ मैंने की होती BTM डॉट और मैंने लिखा होता आफरीदी, अब ये डेटा ले आएगा एक्चुअल, देख रहे हैं ये डेटा ले आया, लेकिन वो यहाँ पर इंडेक्स से ना कंफ्यूज हो रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स ना एक एट्रीब्यूट है जो क्या बताता है, आपके डेटा फ्रेम के टोटल इंडेक्सेस के बारे में बताते हैं कि उसमें कितने इंडेक्स मौजूद हैं। सही है, बात क्लियर हो रही है। तो एक दूसरा तरीका हमने देखा हुआ है, वो बताएं क्या होता है। डेटा फ्रेम से कॉलम निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, ये देखें, हाँ स्लाइसिंग बोल सकते हैं या इंडेक्सिंग भी होती है, बताता हूँ मैं। ये देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा BTM और इसको मैंने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में और इस तरह और मैंने यहाँ से डॉट हटा दिया। अभी क्या करेगा, उस कॉलम को ले आएगा। समझ रहे हैं, तो दोनों तरीके हैं डेटा निकालने के।
और हम देख चुके हैं कि अगर हम ये करके लिखेंगे तो ही हमें डेटा मिलेगा, डॉट वाले तरीके से हमें इसमें डेटा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं नीचे आके पहले नंबर पे इसको लिखूंगा, ठीक है, और फिर कोमा करके मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसी चीज़ को रख के यहाँ पे लिख देता हूँ आफरीदी। सही है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं और ये अब हमें आफरीदी का ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ज़रा इसको रीड करें और इससे आप इंसाइट्स निकालें कि भाई जब लेट से हम ये कंसिडर कर लेते हैं फ़िलहाल कि शाहिद आफरीदी ने 2008 से मैच प्ले करने स्टार्ट किए फॉर एग्जांपल, जस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, तो 2008 में उसने कितने रन बनाए, 400 प्लस बनाए। ठीक है, अच्छा 450 ऊपर दिख रहा है आपको, तो मतलब, और ये लाइन आपके पास 450 से बहुत दूर है और 400 के करीब है, मतलब हम ये बोलेंगे 400 के आसपास बनाए, 400 से थोड़ा सा ऊपर होके थोड़े से आसपास बनाए, मतलब हो सकता है 406 हो, 410, इस तरह का बस डेटा है ये। सही है, तो इसने इतने टोटल रन बनाए, लेकिन अगले ही साल क्या हुआ, उसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली, और 2009 तकरीबन वो अरसा बनता है, ये देख रहे हैं नंबर बीच में नहीं मिला, तो कौन सा नंबर होगा भाई, 2009 ही होगा। ठीक है, जो उसके आसपास के मंथ्स होंगे, और उसमें उसने अपनी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई उसकी, तो उसने कितने रन बनाए टोटल, हम बोल सकते हैं 360 365 के अराउंड उसने बनाए। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले साल मतलब 2010 में उसने क्या किया, फिर अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, और कितने रन बनाए टोटल, नहीं थोड़ा सा कम आ रहा है, अगर आप बोर्ड देखेंगे, बोर्ड से देखेंगे ना तो थोड़ा सा कम आ रहा है, ये 400 से नीचे के क्या आ रहा है तकरीबन, नहीं सर 400 से ऊपर ही आएगा, वही आ रहा है। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, हो सकता है, ठीक है, तो चले हम ये मान लेते हैं उसने क्या किया, 400 से थोड़ा सा ऊपर के रन बनाए। ठीक है, और आपने फर्दर देखना हो तो आप जाके यहाँ से इसको टैली कर सकते हैं, हाँ सेम आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सेम आ रहे हैं, मसला नहीं है। खैर, तो क्या हुआ, खैर हम ये मान लिया कि उसने क्या किया, फिर अगले साल अपनी परफॉर्मेंस को एटलीस्ट पुरानी वाली परफॉर्मेंस पे ले आया। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन एटलीस्ट उसने अपनी पिछले साल वाली परफॉर्मेंस को दोबारा से रीगेन कर लिया। ठीक, लेकिन फिर अगले साल फिर भी मसला हुआ कि 2011 के अंदर उसकी परफॉर्मेंस फिर डिक्लाइन हुई, लेकिन अपनी मरतबा जो उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई वो उससे पिछले वाले साल की तरह नहीं हुई, तो बिल्कुल ही वो नीचे जाके गिर गया था, थोड़ी सी मतलब करीब तो है उसके हालांकि, लेकिन फिर भी उसने हो सकता है जान मारी और वो अपनी कुछ परफॉर्मेंस दे दी, उसने अच्छे रन्स बना लिए। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात, ये सब कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा, इस तरह डेटा को रीड किया जाता है। अच्छा, लेकिन अब आता है अगला साल 2011 के बाद उसको 2012 में उसने रन बनाए, तो कितने थे तकरीबन, हम बोल सकते हैं लेट्स से कि 430 प्लस बनाए, 430 से लेके लेट से 440 के इन बिटवीन बनाए, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके बाद जो अगला साल आया 2013 का तकरीबन 2012 का एंड 2013 का स्टार्ट में उसने पीक पर गया अपनी परफॉर्मेंस पे, तो क्या परफॉर्मेंस थी उसकी 500, अच्छा 70-80 ऐसा होगा, नहीं इससे कम होगा, सॉरी 558 भी नहीं होगा, बताता हूँ इसमें। देखें, बात ये है कि अगर 50-50 वाले नंबर्स होते ना हमारे पास तो वो दिखाता है अलग से, देखना 350 450 हमें दिखा रहा है 50 वाले नंबर्स, तो मतलब ये ग्राफ क्या कर रहा है, आपका ये जो पॉइंट है काफ़ी नीचे लाई कर रहा है, किससे 550 से। अगर 550 100 पर क्रॉस कर जाता तो 550 लास्ट भी दिखाता ये, तो 550 से नीचे आ रहा है, तो जब ये 550 से छुपा दिया, और हो सकता है काफ़ी ऊपर हो 550। ठीक है, तो हम एक रफली गैस कर सकते हैं कि भाई 500 प्लस बनाए, एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते। ठीक है, अनलेस कि हमारे पास कोई ग्रिड्स बने हो, डॉट्स बने हो तो हम बता सकेंगे, अदरवाइज इस तरह नहीं बता सकते। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि लेट से उसने 510 से लेके 525 के अराउंड इन बिटवीन बनाए रन्स। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बात, जल्दी से बताएं। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फिर उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई। ठीक है, और लेकिन रिलेटिवली पिछले साल जो पिछले से उसने सालों में मैच प्ले किया उससे कम परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई, समझ रहे हैं, देख रहे हैं इसको, ये आपके पास कम नीचे आया है, मतलब ये 390 प्लस समथिंग है यहाँ पर। ठीक है, और ये तो बहुत नीचे चले गए थे, देख रहे हैं ये काफ़ी नीचे आ गए थे, फिर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी, और हम ये बोल सकते हैं कुछ टाइम के लिए सेम भी रही। ठीक है, ये देख रहे हैं आपके पास एक छोटी एक लाइन आ रही है जो कि एग्जैक्टली तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन कुछ हम हॉरिजॉन्टल इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके बाद तो समझ लो उसका डाउनफॉल आ गया। क्या हो गया, 2016 के बाद से तकरीबन उसने जितने भी मैच प्ले किए बिल्कुल उसमें उसकी परफॉर्मेंस नीचे ही जाती थी।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, हमने इतनी सारी बातें डिस्कस करी हैं, क्या कहीं से पढ़ी है हमने? ये नहीं। हालांकि यही चीज़ हमने ऊपर आफरीदी का डेटा देखा था, क्या उस टाइम पे ये माइंड में आ रही थी चीज़ें? नहीं आ रही थी। थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हैं आप लोग कि हालांकि चीज़ तो वही ऊपर देख रहा है डेटा को, लेकिन जब विजुअल सामने आया ना तो इंसानी दिमाग है कि वो क्या करेगा, उसको अच्छे से पिक कर लेता है चीज़ों को। तो ये चीज़ हमारे माइंड में खुद से आ गई, ठीक है। तो हम एक और यहाँ पे बहुत सारी इंसाइट्स निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये भी हो सकती है कि आफरीदी का जो एंड हुआ ना मैच का, लेट्स हम ये कंसिडर करते हैं 2017 में उसका एंड हुआ, तो उस टाइम पे जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत बहुत बैड हो गई थी, ठीक है, कंपेयर टू व्हेन ही स्टार्टेड टू प्ले मैच। जब उसने मैच प्ले करने स्टार्ट किए थे उससे भी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस कम होकर एंड हुई है, ठीक है। खैर ये एक ओवरव्यू हो गया, आगे बढ़ते हैं और यही हम काम करेंगे किसके लिए? इमरान खान के लिए भी हम काम करेंगे। तो क्या लिखूँ भाई मैं, जल्दी से बताएं ज़रा। PLT डॉट प्लॉट और BTM पे इंडेक्स आएगा, एक्स एक्सिस पे भी इंडेक्स लेकर आएंगे हम, मतलब ईयर आएगा, और फिर क्या करेंगे BTM करके क्या था इमरान, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब जिसका ग्राफ आ गया सही सॉरी। अब यहाँ देखें, मिनिमम मतलब 200 से भी कम से स्टार्ट किया था इसने 2008 के अंदर, ठीक है, फिर ऊपर गया, सही। मतलब हम ये बोल सकते हैं 2008, 2009, 2010, 2011 तक की उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती रही है, बढ़ रही है कंटिन्यूसली यहाँ तक, सही है यहाँ तक। अच्छा सॉरी, एक चीज़ ये भी होती है कि उसकी जो 2010 से 2011 तक की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है, जबकि 2008 से लेकर 2010 तक के बहुत स्लो परफॉर्मेंस थी उसकी। हाँ, ये लाइंस की वजह से हम समझ रहे हैं, आपको पढ़ाऊंगा ये चीज़, एक स्लॉप का कॉन्सेप्ट होता है और उससे आप बहुत सारी चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा मशीन लर्निंग के अंदर। तो फिलहाल के लिए समझें और आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, फर्दर इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखें, आफरीदी का जो पीक है, पीक उसने जो मैक्सिमम रन्स बनाए वो कौन से ईयर में बनाए? 2008 मैक्सिमम रन्स 2016 के 2016 के करीब करीब बनाए, ठीक है, एग्जैक्टली आई डोंट नो कि 2016 है, हाँ 2016 एग्जैक्ट आ रहा है वैसे, ठीक है। और कितने पे गया वो मैक्सिमम? 900 प्लस पे गया है, ठीक है। और ज़रा देखें आप लोग, अब इसमें 50 वाली लाइन्स तो कहीं भी नहीं दिख रही है हमें, लेकिन आप लोग थोड़ा सा खुद इमेजिन करें कि आपका इसका हाफ कहाँ होगा? 900 से 1000 तक का जो एक लाइन आ रही है उसका हाफ यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, तो वो उससे भी ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, उससे भी काफ़ी ऊपर गया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मे बी उसकी 970 980 रही हो परफॉर्मेंस जब उसने पीक मतलब अपनी हाई परफॉर्मेंस दिखाई थी, ये उसके रन्स थे। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? और फिर जब उसकी अगेन आफरीदी के सिमिलर उसका काम हुआ, जब उसका मतलब डाउनफॉल आया, जब मतलब वो उसने मैच को एंड करने लगा था अपने करियर का, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं थी, ठीक है। इमरान जी इमरान, मतलब ये जस्ट एक रैंडम डेटा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रा इस बात को समझिएगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि आफरीदी में तो भाई जो उसकी एंडिंग परफॉर्मेंस थी ना वो तो इनिशियल वाले से भी बहुत कम थी। ये देख लें, ये कहाँ आ रहा है नंबर और वो कहाँ पर है सही है। लेकिन यहाँ देखें कि इसका जो एंडिंग है, एंडिंग ऑफ द करियर है, वो फिर बेटर है कंपेयर टू हिज इनिशियल करियर। क्लियर है? तो इस तरह की आप बैठ कर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंसाइट्स निकाल सकते हैं ये विजुअल्स की मदद से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है? अच्छा, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है कि क्या ही अच्छा होता अगर हम दोनों ग्राफ को एक साथ कंबाइन करके रीड करते, फिर तो हम अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते, पता चलता। हाँ, कि क्या क्या टेन्यूर, क्या क्या ड्यूरेशन था जिसमें आफरीदी ने अच्छा स्कोर किया और किस में इमरान खान ने अच्छा प्ले किया, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंसाइट्स निकाल ली। अब हम क्या करने लगे, हम जो है ना कंबाइन करेंगे वो दोनों के ग्राफ को एक साथ बनाएंगे ताकि कुछ अच्छी मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। सही है, तो क्या करेंगे हम, अगेन पहले तो वही लाइन लिखेंगे आफरीदी वाली, PLT.plot, और क्या बताएंगे इसको, इंडेक्स एक्स एक्सिस पे रखो और वाई एक्सिस पे आफरीदी के जो रन हैं उनको रखो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वैसे ही ग्राफ बन जाएगा जो ऊपर हम देख के आ चुके हैं।
बस मैंने काम क्या करना है अब इमरान खान के लिए, मैं इसको कॉपी को मतलब इसी सेल को नीचे कॉपी करूँगा उसी लाइन को, और यहाँ पर आफरीदी की क्या लिख दूँगा, इमरान। बस मतलब उसी सेल में हमने ये 2 मरतबा लाइन्स लिखनी है। अब ज़रा देखना आउटपुट, अब ये क्या हो रहा है, दोनों के एक साथ ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मसला है, मसला क्या है कि दोनों ग्राफ एक साथ तो आ गए, लेकिन अब चल रहा है कि इमरान को हाँ अब ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, ठीक है, कि किस तरह आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इमरान खान का है तो कौन सा आफरीदी का है, ठीक है। तब हमें आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लेजेंड्स का, ठीक है। लेजेंड्स क्या होता है, बेसिकली हमें बताते हैं कलर के हिसाब से कि कलर और इसके आगे वो डेटा किसका है, फिर कलर आएगा, वो कलर एक्चुअल कलर शो होगा तो उसका डेटा किस तरीके, मतलब वो डेटा किस पॉइंट का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं नीचे कॉपी करता हूँ इसको दोबारा से सॉरी, और बल्कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं लेजेंड्स के। मैं पहले तो यहाँ पे जाता हूँ, आफरीदी के अंदर लेवल लिखता हूँ, पहले कॉमा करके लेवल लिखा और इक्वल्स टू मैंने आफरीदी बता दिया, ठीक है, कि ये जो मेरा प्लॉट है किसका है, आफरीदी का है, ताकि उसको समझ आ सके कि अच्छा ये वाली लाइन जो है वो आफरीदी की है, ठीक है। और मैं इसको बताऊँगा ये वाला किसका है, इमरान खान, मैंने इमरान लिख दिया। अच्छा, लेकिन अगर मैंने अभी भी इसको एग्जीक्यूट किया ना, अभी भी मुझे कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, ये देखें कुछ भी नहीं आया, आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहा। तो क्या करना पड़ेगा हमें बेसिकली सॉरी एक और छोटी सी कमांड लिखनी है, हम लिखेंगे plt.legends और एग्जीक्यूट करेंगे। अब ज़रा देखें, अब बता रहा है कि ब्लू वाली कौन है, आफरीदी, और ऑरेंज वाली इमरान खान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा, बिफोर हम इस पर एनालिसिस परफॉर्म करें, हम ज़रा जल्दी से ना एक और काम करते हैं। अभी पहले आप लोग देखें आफरीदी और इमरान को कहाँ लेकर आ रहा है, ये जो टैग आ रहा है ये वैसे लेजेंड कहलाता है, लेफ़्ट टॉप पे ला रहा है, लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट साइड के टॉप पर ला रहा है। क्यों ला रहा है, मतलब क्या पॉसिबल है कि इसकी पोजीशन चेंज करना, बिल्कुल पॉसिबल है। लेट से आपने कहा भाई मुझे वहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इधर, राइट बॉटम ले आएगा ये, ठीक है। लेकिन ख़ुद से अगर ये उस लेजेंड को लाएगा ना तो ये स्मार्ट होता है। किस तरह से स्मार्ट है, वो देखता है कि हमारा ग्राफ किस जगह पर मौजूद है, जिस जगह पर होगा ना तो वहाँ पे कभी भी लेजेंड नहीं लगाएगा वो, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। ये हमेशा कहाँ लगाएगा, लेजेंड्स को उधर लगाएगा जहाँ पे उसको खाली जगह देखने को मिल रही होगी, एम्प्टी स्पेस देखने को मिल रही होगी, सही है। लेकिन हम इसको खुद से चेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इतना कोड कॉपी करके नीचे आता हूँ और मैं क्या करूँगा, ये देखें मैंने ऊपर एक ये लिखा हुआ है कि हमें plt.legend करके क्या यूज़ करना होगा, अंदर लिखेंगे लॉक, और लॉक में ऑप्शंस बताएंगे, और ऑप्शंस क्या क्या ये देखें, ये सारे ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास, ठीक है। हमने कौन सा यूज़ करना था, लोअर राइट था ना हमारा शायद, ये रहा लोअर राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और लेजेंड में जाके लॉक के अंदर हम बताएंगे लोअर राइट, सही। चलें एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर आ गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आपने कहा मुझे नहीं यहाँ नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए, हो सकता है आपकी मतलब कुछ रिक्वायरमेंट हो, तो क्या करें, कॉपी करते हैं दोबारा से और यहाँ पे आइए आप क्या कर देंगे, सेंटर बता देंगे इसको, ठीक है। तो अब ओवरलैप हो जाएगा, सही, क्लियर है यहाँ तक बात। तो हमने लेजेंड्स लगाए। खैर आगे बढ़ते हैं, ज़रा वापसी आगे हम इसके इनसाइट्स निकालते हैं। अब ज़रा आप लोग बताएं डेटा को देख के कि आप लोग इस ग्राफ को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिस्ट की सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है, एक तो टेक्निकल नॉलेज के बाद सबसे अच्छी उसकी जो चीज़ स्किल होती है वो क्या होती है कि वो ग्राफ को देख के ना उससे क्या रीड कर पा रहा है। अभी ग्राफ है, हालांकि कुछ बता नहीं रहा मुँह से बोल के कि मैं यहाँ हूँ, मैं यूँ, इस तरह से हूँ। आपके माइंड में पता होना चाहिए कि क्या आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली ना तो आपका माइंड में खुद तो खुद आइडियाज आना स्टार्ट होंगे। तो ज़रा 1 मिनट लें, सोच के बताएं कि आपको इसमें क्या समझ आ रहा है इस ग्राफ से। कुछ भी, भले कोई छोटे छोटे पॉइंट्स हों, छोटे छोटे पॉइंट हों, कोई मसला नहीं, बताएं ज़रा देख के इसको। जैसे जो डेटा है, जैसे आफरीदी ने
2008 में हमारे पास डेटा था, 2008 में ये 400 के करीब गया। उसके बाद ये मिड में गिरा थोड़ा, 2008 से मिड में गिरा, फिर 10 में थोड़ा ऊपर गया। तो ये थोड़ा सा रेगुलेशन तो हो रही है, तो देख के सही है। और अगर कंपैरिजन वाले तरीके में बताएं, 2010 के बाद क्या कहते हैं इमरान खान आफरीदी से टॉप्स पर है। बिल्कुल ये हो सकता है। ऐसे ही। ठीक है, देखें हम बारी बारी इसको एक बार तो जल्दी से देखते हैं। 2008 की बात है, जब दोनों लेट से सेम ईयर में मैच प्ले करना स्टार्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे इमरान खान का भी रन जो था बहुत ही कम थे रन्स, ठीक है, और आफरीदी का फिर भी उस टाइम पे काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। लेकिन अगले ही साल क्या हुआ ये देख रहे हैं कि आफरीदी का अगले ही साल परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई, लेकिन इमरान खान की बढ़ी, ठीक है। अच्छा कितनी बढ़ी हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं, ज़रा देखें। ये 404 था तकरीबन नंबर, 404 से कितना नंबर हो गया है तकरीबन, मे बी के 380, चलिए लेट्स से 380, मतलब हम ये बोल सकते हैं 400 का 20% होगा 380, नहीं 400 का 20% कितना रन बने थे, 80 बनते हैं शायद, 80, 10% निकालेंगे 40 बनते हैं, 5%। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आफरीदी के जो डिक्लाइन था ना वो कितना परसेंट था, 5% था। मतलब उसने 20 रन कम बनाए, लेट से 404 उसने बनाए 2008 के अंदर, लेकिन अगले साल उसने कम बनाए रन, 380 हम अगर इसको कंसिडर कर लें तो 20 रन उसने कम बनाए, और 20 रन कितने बनते हैं, 5% बनते तकरीबन हमारे। तो हम ये बोल सकते हैं कि आफरीदी की 5% परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई नेक्स्ट ईयर, जबकि इमरान खान की यहीं पे क्या हुई, वो इंक्रीज़ हुई। और कितनी इंक्रीज़ हुई आप निकाल सकते हैं, तकरीबन ये 150 नंबर है हमारा, ये 150 से तकरीबन ये आ रहा है 250 का अराउंड आ रहा है, मतलब 100 उसने रन बढ़ाए अपने, ठीक है। तो आफरीदी का जो डिक्लाइन था 5% था, जबकि इमरान खान का जो इंक्लाइन था, मतलब जो परफॉर्मेंस उसने बेटर करी वो आफरीदी से भी ज़्यादा परसेंटेज में की, मे बी क्या 12% हो, 13% हो, आप इस तरीके से और डिटेल में बता सकते हैं बताना चाहें। लेकिन अगर जनरल रखें इसको तो आप भी बोलेंगे कि भाई इमरान खान की परफॉर्मेंस बढ़ी अगले साल, जबकि आफरीदी की कम हुई। अच्छा फिर अगले साल की और बात करें तो आफरीदी की दोबारा से बढ़ती है, ठीक है, लेकिन इमरान खान की उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। देख रहे हैं लाइन की मदद से हमें समझ आ रहा है, आफरीदी का हल्की सी ऊपर गई है लाइन। अगर आप लोग यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, 380 हमने कंसिडर किया था इसको, अब ज़रा इस पॉइंट से वैल्यू निकालें कितनी हो जाएगी, दोबारा से 404 हो जाएगी, मतलब सिर्फ 24-25 रन का उसने इंक्रीमेंट लाया है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। जबकि इमरान खान को देखें, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होकर इस वैल्यू को निकालें, लेट से 250 है, लेट से 250 आ रही है फॉर एग्जांपल, तो अगले साल 2010 के अंदर वो कहाँ जा रही है, 300 के अराउंड आ रही है, मतलब 50-60 रन उसने क्या किए, अच्छे ज़्यादा स्कोर किए। क्लियर हो रही है बात। अच्छा ये तो एक बात हो गई। फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2010 के बाद शुरू के मंथ्स में एक ऐसा पॉइंट आया कि जब दोनों ने सेम रन बनाए, देख रहे हैं इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है कि इस मैच में या इस ईयर के अंदर इन दोनों ने जो रन बनाए ना टोटल सेम थे। अगर शाहिद आफरीदी ने बनाए लेट से 300, तो इमरान खान ने भी कितने बनाए, 300। हालांकि हम निकाल सकते हैं कितना बन रहा है ये, 400 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 400 से, ठीक है, 392 के अराउंड उसने रन बनाए, क्लियर। लेकिन अब आते हैं हरमैन के पॉइंट पे कि 2010 के बाद से इमरान खान 2012 तक तकरीबन 2000, ये देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट को, ये ऊपर वाला पॉइंट देखें, ये वाली चीज़ को बात कर रहा हूँ। 2010 के बाद से तकरीबन 2012 से कुछ मंथ्स पहले तक उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बड़ी है, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं आफरीदी से ऊपर रही है एटलीस्ट, ठीक। लेकिन आफरीदी की क्या हुई इस टाइम पे, परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुई है, डिक्लाइन हो गया फिर इंक्लाइन हुई है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा लेकिन अगले साल में क्या होगा, फिर ये देखना नीचे आ गया कर्व और आफरीदी के ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे अच्छा आफरीदी परफॉर्म कर रहा है, इमरान खान यहाँ पे थोड़ा सा कम रन्स बना के एंड सो ऑन। इस तरीके से आप डिफरेंट वो निकाल सकते हैं सिनेरियोस। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि भाई आफरीदी का जो पीक था, आफरीदी के ग्राफ में पीक कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, 2013 एग्जैक्टली। कितना आ रहा है ये, 530-20 समथिंग अराउंड दिस, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है जो कि पीक थी आफरीदी की। लेकिन इमरान खान के केस में क्या है, ये पीक
कहाँ तक जा रही है देखें, 2016 और क्या वैल्यू जा रही है 950 प्लस, मतलब कितनी ऊपी गई है। हमें आफरीदी के ग्राफ में ये देखें, अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ, ये आफरीदी का ग्राफ दिख रहा था हमें, पीक दिख रही है हमें, लेकिन जब हमने कंपैरिजन के लिए दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट किया तो क्या पता चल रहा है कि सॉरी पीक जो है वो बहुत ज़्यादा है इमरान खान के केस के अंदर। आफरीदी के तो कुछ भी नहीं थी इसका मुकाबला। हाँ, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही है, इमरान खान की। और अभी जब हमने डेटा को देखा तो हमारे माइंड में क्या आ रहा था कि अच्छा परफॉर्म आफरीदी कर रहा है, समझ रहे हैं। तो डेटा हालांकि वही है बिल्कुल, लेकिन विजुअलाइजेशन से आपको कितनी आसानी हो गई कि आपने डेटा को खुद से एनालाइज कर लिया। और ये ग्राफ रीडिंग ना बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल। मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं ना, मैनेजमेंट के बंदे लाइक कोई मैनेजर है या जनरल मैनेजर है, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ों के अंदर बड़े माहिर होते हैं। हम लोग ग्राफ ही रीड करते हैं, बिल्कुल लोगों की परफॉर्मेंस ग्राफ ही रीड करते हैं। प्रोडक्शन से जो है ना, जो प्रोडक्शन बच्चे करते हैं ला के देखें तो उससे ये ग्राफ ही लगाते हैं कि इस बच्चे ने जो कितना काम। सही, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा पे काम कर रहे हैं, खास तौर पे डेटा को देख के इतना अच्छा समझ नहीं आएगा जितना आप उसकी डेटा की विजुअल्स बना देंगे तो आपको जितना अच्छा उससे समझ आ सकेगा। और इस पर अगर लिखने बैठे ना, हम पत्नी क्या क्या पॉइंट्स बना के हम लिख के दे दें, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं और गिव लेजेंड्स टू द प्लॉट, ये हम कर चुके हैं, लेजेंड्स हम दे चुके हैं, ठीक है। तो इसको फिलहाल आगे जाते हैं। लेबल्स एंड टाइटल्स, क्या होते हैं लेबल्स एंड टाइटल्स? लेबल्स लेबल एंड टाइटल यानी कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली। हाँ, अब देखें ना आप लोग, एक बात समझें, हमें वैसे तो देख के समझ आ रहा है अच्छा भाई ये ईयर का डेटा लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और नंबर लिखा होता है, लेट से 1 2 3 4 लिखा हुआ होता, फिर हम क्या बोलते कि भाई ये कोई मतलब किसकी बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है या सिंपल नंबर से क्या है, हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, फिर भी एक लेबल लगाते हैं एक्स पर भी और वाई पर भी, ठीक है। तो अब हमने वो लगाना है, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखें, इसको लिखा मैंने कहा मुझे एक्स लेबल लगाना है, किस नाम से, ईयर लिख दूँ, अच्छा सॉरी लेबल की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी, और यहाँ पे क्या आएगा वाई, एक्स लेवल के लिए एक्स लेवल, वाई के लिए वाई लेवल, और वाई में क्या आएगा रन्स लिख लें, रन्स, चूँकि वाई एक्सिस पे दोनों हैं हमारे पास, आफरीदी भी है इमरान भी है, तो एक जनरल नाम रख देते हैं रन्स, ताकि वो दोनों को शो करे। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, पहले देखें आगे ईयर, आगे रन्स, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स लग रहा है। अच्छा इसको सेंटर से हटाता हूँ मैं, बल्कि मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि खुद से हैंडल कर लेगा चीज़ों को, सही है। तो देख रहे हैं एक्स लेवल आ गया, वाई लेवल आ गया, ठीक। टाइटल होता है एक सेकेंड, टाइटल क्या होता है, टाइटल ना बेसिकली आपके ग्राफ को समराइज़ कर देता है। मतलब अगर किसी ने वो टाइटल पढ़ लिया तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये ग्राफ इस बारे में बनाया गया है, ये इस बारे में बात कर रहा है। वो किस तरह से देते हैं, हम कॉपी करते हैं इसको, क्या करते हैं सॉरी, बिल्कुल आप सिंपल इसको लिखेंगे PLT डॉट टाइटल, आपने ये लिखना है और इसको बता दें लेट्स से रन्स स्कोर्ड बाय आफरीदी वर्सेस इमरान, सही है। हमने ये इसको टाइटल दे दिया। अब कोई बंदा आएगा, उसने पहले रीड को, इस चार्ट को रीड नहीं किया, पहले इस टाइटल को पढ़ेगा। अगर टाइटल उसको समझ आ गया, मतलब टाइटल उसने पढ़ लिया, तो क्या होगा, उसको पूरे ग्राफ के बारे में अच्छे से एक पिक्चर उसके माइंड में आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात। रन्स स्कोर्ड बाय आफरीदी वर्सेस इमरान, समझ आएगा अच्छा ये ग्राफ किस चीज़ का है, आफरीदी और इमरान का जो रन्स थे उसका कंपैरिजन हो रहा है 2008 से लेकर 2017 तक तकरीबन, ठीक है भाई। यहाँ तक तो हमने टाइटल बना दिया। अच्छा अब है कलर्स। अब लेट से आपने कहा मुझे अपने ग्राफ के कलर चेंज करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीज़ें, आप आएंगे आफरीदी के अंदर, आफरीदी वाली लाइन चल रही है, इसको बताएंगे कलर इक्वल्स टू, कौन सा कलर देना भाई,
सॉरी ग्रे। अच्छा हम चला के देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हर वर्ड काम नहीं करता। स्पेलिंग सही है ग्रे की, ठीक है। यहाँ पर कौन सा दें हम इमरान के लिए? ब्लू। ब्लू इमरान। अच्छा चलें, ठीक है। तो इसने कलर चेंज कर दिए यहाँ पे, ब्लू में थोड़ा सा डार्क लेकर आ रहा है ये, ठीक है। और इस तरह से हमारा ग्राफ कस्टमाइज हो गया, ठीक है। टाइटल नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा नहीं है। टाइटल लिखा तो टाइटल भी यहाँ पर आ जाता। क्लियर है? यहाँ तक हमने कलर चेंज कर लिए। लेकिन ये जो कलर लिखने वाला तरीका है ना, थोड़ा सा लिमिटेड है। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ, कोई ऐसा कलर माइंड में आ रहा है जो 2 वर्ड से मुश्तमिल हो? सी ग्रीन। सी ग्रीन। सी ग्रीन, स्पेलिंग बताएं। SEA लाइट ग्रीन, लाइट फॉरवर्ड। अच्छा देख रहे हैं, एरर दे रहा है, सी ग्रीन इज़ नॉट अ वैलिड वैल्यू। ये तो 7 कलर पे चलता है। हाँ ये बेसिक कलर पे चलता है, कलर पे चलता है। रेमबोस के कलर जैसे। बिल्कुल। तो इसका अच्छा सोल्यूशन क्या है कि हम ना क्या करें, हेक्स कोड यूज़ कर लें। क्या करें? हेक्स कोड का यूज़ कर लें। अब उसके लिए क्या मौजूद है हमारे पास? एक तो ये वेबसाइट मैंने निकाली थी, सही है। इसमें आपको बहुत सारे कलर कोड्स देखने को मिल जाएंगे, आप कलर कोड उठाएं और वहाँ पे पेस्ट कर दें, सही है। और एक और वेबसाइट है जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट लगी मुझे, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन है इस पर, कलर पैलेट्स बोलते हैं इसको। सही, मतलब अच्छी वेबसाइट बनाई है जिसने भी। देख रहे हैं हॉवर करने से क्या हो रहा है, कलर का इफेक्ट चेंज होता है और रैंडम उठा के लाएगा यहाँ हर मरतबा, ठीक है। अच्छा नीचे आते हैं हम और एक्सप्लोर पैलेट्स पे जाएंगे। अभी देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारे हैं ये कॉम्बिनेशन में, सही है। ये बढ़ते चले जाएंगे। अब आपने यहाँ से जो भी कलर उठाना है आप उठा लें। कौन सा उठाना है तो बताएं, कोई पसंद आ रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है। ये इसके नीचे वाला। ये चलें इसको उठा लेते हैं। इसका मैंने देखना जिस पर होवर किया बस ये कोड दे देगा, क्लिक करें कॉपी कर लेगा। मैंने इसको उठाया और मैं आ गया पीछे अपने कोड पर, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक सेल क्रिएट करता हूँ, कोड यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं इस कोड को कॉपी करके ले आता हूँ। अच्छा हेक्स कोड में आपने क्या करना है, लिखने से पहले हैशटैग लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। मैंने लिख दिया। चलें ये हो गया अफरीदी के लिए। अब इमरान खान के लिए बताएं कौन सा कलर उठाना है जी। सारे अच्छे लग रहे हैं। सनी बीच है। कौन सा? सनी बीच है। कहाँ पर है? ये फोर्थ लाइन के थर्ड, ये फोर्थ रो के थर्ड रो के फोर्थ। कौन सा वाला इसमें से? ये ऊपर वहाँ से सनी बीच। सर हाँ ये दमो का। कौन सा? इसमें बहुत सारे हैं ये कलर, कौन सा उठाना है? चलें अच्छा ये उठाते हैं, सही है। यहाँ से कॉपी किया हमने, वापसी आते हैं और इस पर जी हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं और देखें ग्राफ पे आके थोड़ा से फीके लगेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं ऊपर ये पीछे वाला है, थोड़ा सा उधर अच्छा लग रहा था लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा वेयर्ड हो गया। तो खैर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन उठाएं जाके और बाय बाय ट्राई करें, जो आपको समझ आ जाए आप उसको छोड़ दें, ठीक है। लेकिन मैं जब काम कर रहा था ना तो मुझे यहाँ पे 2 कलर अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, मैं उनको यूज़ करूँगा अपनी आगे फर्दर जो हम काम करने वाले हैं, मैं उन कलर्स का यूज़ करूँगा। एक कलर तो ये रहा, अच्छा सॉरी
ठीक है, तो थोड़ा मुझे बेटर लगे थे। अभी हम इसको देखते हैं आगे जाके ये और अच्छे से कलर बिहेव कर रहे होंगे आगे जाके, यही कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिए। तो पॉइंट समझाने का ये था कि अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे ना तो वर्ड्स आपके लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही काम करेंगे कलर वाले। ठीक है, हर वर्ड काम नहीं करेगा। तो उससे क्या ही अच्छा हो कि आप हेक्स कोड का यूज़ करें तो अपनी मनपसंद का कलर यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, और हेक्स कोड ज़्यादा आपके लिए मतलब सूटेबल रहेगा। तो खैर मैं आपको ये लिंक शेयर करूँगा पूरी फाइल का, तो उसमें आपको ये कोड मिल जाएगा और आपको ये वेबसाइट का URL भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइन स्टाइल, चलो अब क्या करना है, अभी तक देखें हमारे पास जो लाइन चलती चली आ रही है ये सॉलिड लाइन है। पूरी जो आपकी कंटिन्यूस लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये सॉलिड लाइन है। मुझे इसको कुछ डिज़ाइनिंग देनी है, कुछ डिज़ाइन इसमें बनाना है, लाइन में ही डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए लाइन स्टाइल का यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक वर्ड एट्रीब्यूट लिखता हूँ, कॉमा लाइन स्टाइल इक्वल्स टू, मैंने कहा लेट्स से डैश्ड। ठीक है, देख रहे हैं ज़रा, ब्लू वाली देख रहे हैं हम लोग, डैश उठा के लिया। डैश होता है ना जो हम हाइफन जिसको बोलते हैं, हमें वो इस तरह से उसने डिज़ाइन आकर दे दिया। क्लियर है? अच्छा, अगर यही मैंने उसको बोला होता डॉटेड, डॉटेड में क्या करने वाला है, डॉट्स उठा के ले आया, समझ रहे? और आप इसको भले ही कितनी लाइन पर अप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पहली लाइन पे लिख रहा हूँ तो सिर्फ एक लाइन पर अप्लाई होगा। 100 लाइन से आप 100 की 100 पे अपनी लाइन की जो है ना कोई भी कस्टमाइजेशन अप्लाई करें, सब पे काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश डॉट, सही है, देख रहे हैं, पहले डैश आया फिर डॉट, फिर डैश आया फिर डॉट आ गया। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक है, आप इसमें डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बोल रहे हैं? सर नॉर्मल पे नॉर्मली यूज होते हैं, होता नहीं है क्या चीज़? ये खाली लाइन ही देखें, अगर आप वैसे इस तरह की ना डॉटेड वाली तो बनाई नहीं जाती, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, डॉटेड इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप लेकिन के ऊपर कोई जैसे अगर नंबर वगैरह लिखे कंपैरिजन इस मंथ्स वगैरह के, इस मंथ्स में ये स्कोर है इस तरह, तो उसका डॉट शायद, लेकिन उसके लिए तो ये जो ईयर है और रन्स है ये भी फिर बिल्कुल एक्यूरेट डे बाय डे इस तरह लाइन चाहिए, उसके लिए फिर यूजफुल होगा डॉट, क्योंकि वो हर दिन हर डेट मेंशन कर रहा होगा इस तरह से और कंपैरिजन हर डॉट के आगे उसका स्कोर लिखा होगा ब्रैकेट। सही है, उसके लिए यूज। ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ में तो हो सकता है ये यूज़ ना होता हो, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, माइंड वर्ड नहीं आ रहा, फूल पत्तियाँ लगाना एक मतलब का मुहावरे तौर पे बोला जाता है कि हाँ, फूल पत्तियाँ लगाने का शौक होता है उनको, कि हर चीज़ में अपनी असाइनमेंट हो तो असाइनमेंट को इतना खूबसूरत करके बनाएंगे, बड़ी बड़ी हेडिंग्स, उस पर फिर अंडरलाइन, फिर ये फिर वो। तो ये उस तरह की कस्टमाइजेशन है बेसिकली। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में ऑफ कोर्स इतनी कस्टमाइजेशन नहीं होती, स्टाइलिंग से लिहाज से, स्टाइलिंग के लिहाज से, हाँ नॉर्मल कलर। ठीक है, और बस इतना हो कि वो जो उसमें डेटा मौजूद है ना वो इनसाइट्स डिलीवर कर दे बस। ये एक्सेल भी करते हैं सर, एक्सेल में भी जब हम डेटा वहाँ से देंगे ना, एक्सेल में भी कस्टमाइजेशन बिल्कुल इस तरीके की कस्टमाइजेशन नहीं, एक्सेल तो जो उसका पैटर्न ग्राफ का ऑप्शन है ना, उसमें है कि मल्टीपल ग्राफ्स आपको देता है कि आपको किस तरह का ग्राफ बनाना है। आपने डेटा को ग्राफ को डेटा को अप्लाई कर देना है, एक शीट पे अपनी शीट में लेके आपको ग्राफ बनाना है। सही, सॉरी, चलें आगे। लाइन विड्थ, अब लाइन विड्थ बेसिकली क्या बताएगी, लेट से आपको कोई लाइन थोड़ी सी थिक दिखानी है, ज़्यादा
थिकनेस की दिखानी है तो आप लाइन विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। अब लेट से आपने कहा कि आपके कंपनी का जैसे डेटा आया 5-10 साल का डेटा आ गया और आपने ना उसकी एक लाइन बनाई हुई, लेट से 2015 से लेके 2025 तक का डेटा आया और वो जो डेटा था ना वो मतलब ईयर का तो था डेटा, लेकिन उसमें आपको 2015 में जैसे डेटा अगर आया ना तो आपको उसमें 12 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मंथ वाइज डेटा आपको देखने को मिल रहा है। 2016 का फिर डेटा इसी तरह का मौजूद है, फिर 2017 का डेटा इसी तरह से मौजूद है। सही है, तो आपने क्या किया, डिफरेंट लाइन्स बनाई, सारी डिफरेंट लाइन्स बन गई। अब लेट से उनमें से कोई एक ऐसी लाइन है जो मतलब साल के स्टार्ट में, या इमेजिन करें कि साल के 4 या 5 महीने गुजर जाते हैं, उसकी सेल बहुत कम है कंपनी की, लेट से रेवेन्यू भी कम आ रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग मंथ्स है उसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है कि वो बाकी की जो लाइन्स है ना उनको भी उनसे भी टॉप पे चली जाती है। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको इमेजिन करें, जैसे ये एंडिंग लाइन था ना, एंडिंग पॉइंट क्या था, जहाँ पे आके एंड हो रहा था ना, वो आपका इनिशियल से भी क्या था, आफरीदी केस के अंदर नीचे था, ठीक है। लेकिन इमरान खान के केस में वो चीज़ क्या रही है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से काफ़ी ऊपर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि आपने लेट से किसी कंपनी का डेटा प्लॉट किया और आपके पास 10 लाइन्स आ गई, टोटल 10 डिफरेंट लाइन्स हैं ईयर वाइज। अब आपने क्या किया, आपको देना दिखाना है, किसी एक लाइन को हाईलाइट करना है, कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं उसको थोड़ी सा थिक करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि उसमें लेट से 6 महीने तक कोई सेल नहीं थी उस साल के अंदर, लेकिन क्या हुआ, रिमेनिंग के 6 मंथ्स के अंदर उसमें ऐसी सेल आई कि जो रिमेनिंग ईयर्स का डेटा है ना, 9 साल का जो डेटा बचता है, उनकी जो टॉप वाली लाइन यहाँ पे एंड हो रही थी, ये वाली लाइन जो सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर सेल के जिसमें आई, वो उनसे ऊपर चली गई। तो आपने लेट से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस सिनेरियो में इसको थोड़ा सा थिक बना सकते हैं ताकि थोड़ा सा खुद से हाईलाइट हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं लाइन विड्थ, कॉमा किया, लाइन विड्थ इक्वल्स टू, लेट से मैंने लिख दिया 20 लिखता हूँ फिलहाल के लिए, देखते हैं कि कितना ये नंबर काम करता है नहीं करता। ओहो बहुत बड़े बन गए, ठीक है, 20 मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हमारे डॉट्स बन गए। तो हम इसको छोटा करते हैं, लेट से मैं कितना लिखता हूँ, 5 लिखें, ठीक है, अभी भी काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, खैर इस तरीके से बना सकते हैं। और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अगर इन डॉट्स को हटाता हूँ, ठीक है, अभी देखें, ठीक है, ये अब आपकी क्या हो गई है, थोड़ी सी ठीक हो गई है, ठीक है। और ये इस सिनेरियो में हो सकता है कि आपने इसको हाईलाइट करना हो, किसी भी वजह से हो सकता है, तो आप ये लाइन विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। चलें, एक और चीज़ है लाइन मार्कर। लाइन मार्कर क्या होता है, देखिए समझे बात को। लेट से आप मुझे बताएं मेरे पास टोटल डेटा कितना था, मेरा टोटल डेटा कितना था, 10 रोज थी बस, सही है। लेकिन अगर आप लाइन पे चलेंगे, किसी भी लाइन पर अगर आप अकॉर्डिंग चलें, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, पॉइंट्स में बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो डेटा था वो भी इसी लाइन पे कहीं लाया करता है, सही। अगर मैं चाह रहा हूँ उनको हाईलाइट करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो मेरे एक्चुअल पॉइंट्स हैं ना उनको मैं हाईलाइट कर दूँ, सही है। देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझें। जो पॉइंट्स हैं ये डॉट बन जाएंगे, हाईलाइट। एग्जैक्टली, लेट से ये मेरा डेटा था, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ पे कहीं आ रहा है, तीसरा यहाँ आ रहा है, फिर फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, चेंजेस आ रही है बिल्कुल। अब ये एक्चुअल पॉइंट्स है जो हमारे डेटा के अंदर मौजूद है। फिर क्या हुआ, इनको कनेक्ट करा और इस कनेक्शन की वजह से क्या हुआ, एक लाइन प्लॉट बन गया था हमारा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब पॉइंट ये है मेरा कि हमने ना ये सर्कल्स बनाने हैं, ये जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मार्कर्स का यूज़ करेंगे। मार्कर्स का एक एट्रीब्यूट होता है ताकि हमारे एक्चुअल वाले पॉइंट्स हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट से दोनों लाइन में लिख देता हूँ, मैंने कहा कोमा मार्कर इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, प्लस में दिखाओ, देखकर ये काम करता है नहीं करता, मैं फिर कोई दूसरा मार्कर अप्लाई कर देंगे। और यहाँ मैंने बोला मार्कर इक्वल्स टू किससे बनवाएं, ओ दे दें, ओ। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ पहले, ये देखें ज़रा, प्लस प्लस दिख रहा है आपको, ये स्टार लग रहा है लेकिन ये है प्लस, ठीक है। तो ये जो जहाँ जहाँ आपको प्लस देखने को मिल रहा है ना,
ये वो पॉइंट्स हैं जो मेरे डेटा में मौजूद है। बाकी के पॉइंट्स जो है ना इनके दरमियान ये पूरी लाइन, ये एक स्केचिंग की मदद से हमारे पास फॉर्म हुई है, लेकिन असल पॉइंट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया। अच्छा, मसला इस वाली लाइन पर हमें देखने को मिल रहा है, तो ठीक वो होता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें आपको अब सर्कल भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सर्कल प्लस वाली चीज़ जो है ना बेसिकली क्या शो कर रही है, हमारे डेटा के एक्चुअल पॉइंट्स को शो कर रही है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हमारी लाइन ड्राइंग की वजह से बने। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मार्कर में कुछ अवेलेबल ऑप्शंस मौजूद हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से डी है, डी मतलब होता है डायमंड का यूज़ करते हैं। तो मैं आया, इसको डी कर देते हैं लेट्स से, और इसको प्लस ही रहने देते हैं। या एक काम करते हैं, बल्कि अगर हम प्लस को रखेंगे ना तो आइडेंटिफाई करने में मसला हो जाएगा, इसको डी लिख देते हैं। हाँ, अब देखें वो सर्कल है, और अब ये शेप अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये डायमंड टाइप की लग रही है, ठीक है। ये डायमंड है, तो ये डायमंड वाले हमें हमारे मार्कर्स को उठा के लिया है। क्लियर है? तो ये यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। हाँ, तो मतलब हमें डेटा को, अपने डेटा पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है कि हमारा सिर्फ ये डेटा था, बाकी का जो डेटा वो हमारा लाइन कनेक्ट करने की वजह से फॉर्म हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है मार्कर साइज़। आप बोल रहे हैं कि मुझे मार्कर थोड़े से थिन दिखाने हैं, तो मुझे थिक दिखाने हैं, आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से होगा वो कंट्रोल? कॉपी करके मैं नीचे आया, इसको मैंने पेस्ट किया, और मैं लेट से ओ वाले में जाके बोलता हूँ, कोमा करके मार्कर साइज इक्वल्स टू लेट से 5 दे दिया फिलहाल के लिए। देखने पहले काम करता है। इतना कोई चेंज दिख रहा है? छोटा हुआ, बड़ा हुआ, क्या हुआ है? ऊपर वाले से देखें, थोड़ा मुझे स्मॉल लग रहा है ना, स्मॉल हुआ है। तो लेट से मैं इसको कर देता हूँ, क्या करूँ, बड़ा है छोटा? हाँ सॉरी, थोड़ा छोटा करके वो अच्छा लगेगा। छोटा करूँ? चले, मैंने लेट से 2 लिख दिया, ठीक है। अब वो ना होने के बराबर हो गया, देख रहे हैं? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है छोटा सा। तो लेट से 3 करके देखते हैं। हाँ, फिर भी कुछ हमें विजिबल एटलीस्ट देखने को मिल रहा है। सही है। तो इस तरीके से हम मार्कर साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ था कोई मसला? चले आगे बढ़ते हैं और लिमिटिंग एक्सिस को डिस्कस करते हैं। अब ये लिमिटिंग एक्सिस क्या होता है? देखिए आप लोग मुझे बताएं, आउटलायर्स क्या होते हैं हमारे? आउटलायर्स वो होता है जो एक बिल्कुल आउट फिगर हो, जो हमारे डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। अगर हमारा 2015 तो 2015 और एकदम से 50,000 की कोई आइटम आ जाए तो वो हमारा आउटलायर है। सही है, बिल्कुल ऐसी है कि आउटलाइन हमारा डेटा के अंदर या तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट होता है या कोई बहुत छोटा पॉइंट होता है जो नॉर्मल डेटा से डेविएट कर जाता है। डेविएट मतलब क्या बोलेंगे, अलग हो जाता है, या उर्दू में इसको बोलते हैं इनहिराफ करना, मतलब अलग डायरेक्शन में चले जाना। ठीक है, डेविएट उसका इंग्लिश वर्ड है। तो अगर इस तरह कुछ हो जाए तो फिर हमारे पास आउटलायर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलें वापसी चलते हैं अपने टॉपिक पे। और एक चीज़ देखें, मैं प्लॉट बनाता हूँ ईयर का और प्राइस का। आपको याद होगा ये 2 कॉलम्स हमने ऊपर बनाए थे, 2 लिस्ट ऊपर बनाई थी, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो अभी ग्राफ का बिहेवियर कुछ इस तरह का। सही है। आउटलायर है कोई इसके अंदर? नहीं है, आउटलायर इतने कोई ख़ास मौजूद नहीं है। सही। अच्छा, अब लेट्स से मेरे पास ये डेटा मैंने दोबारा से लिखा, ठीक है, और इस डेटा के अंदर मैंने प्राइस को बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी है। देख रहे हैं, एक मैंने आउटलायर बना दिया। एग्जीक्यूट करते हैं इसको दोबारा से, तो फिर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो देख रहे हैं क्या बिहेवियर हो गया इसका। उसने मेरे सारे ग्राफ को, बिहेवियर को छुपा दिया। 1 नंबर बड़ा आने से सिर्फ 1 नंबर बड़ा आया है। इमेजिन कर रहे हैं? तो अगर डेटा में आउटलायर हुआ तो हम कुछ भी सही नहीं कर सकते, हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे इसको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा वाई लिमिट का। वाई लिमिट करके उसको बोलते हैं, लेकिन पूरा वर्ड क्या है? वाई लिमिट। सही है। अब आप लोग मुझे बताएं, 1 मिनट,
सी आ रही है, नहीं खतरनाक। खैर आप लोग मुझे बताएं कि हाँ मेरी जो वैल्यू है एक एक्स एक्सिस पर चल रही है, एक वाई एक्सिस पर चल रही है, आउटलायर कौन सी वैल्यू में मौजूद है? वाई वाली में, एक्स में, वाई वाली में मौजूद है, समझ रहे हैं? तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग, एक्सपोनेंट 6 बन गया, एक्सपोनेंट 6 बहुत बड़ी वैल्यू होती है ये, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर अभी नॉर्मल चल रहा है, तो मुझे वाई वाली जो एक्सिस की वैल्यूज है ना उनको हैंडल करना है, आउटलायर को मुझे किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ plt.ylim, ठीक है, सॉरी ylim मतलब y लिमिट है ये, सही है। अब हम इसके अंदर क्या बताएंगे कि हमारे डेटा को कहाँ से कहाँ तक की रेंज में रखो। अब लेट से हमें आइडिया होता है जब किसी डेटा पे काम कर रहे होते हैं, लेट से कोई मोबाइल सेल हो रहा है, ठीक है, मोबाइल ई-कॉमर्स स्टोर है, वो सिर्फ मोबाइल गैजेट्स सेल करता है, मोबाइल सिर्फ, तो उसको आइडिया है कि उसके पास मिनिमम प्राइस की क्या प्रोडक्ट है और मैक्सिमम प्राइस की क्या प्रोडक्ट है, ऐसे ही उसको आइडिया होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई जो वाई लिमिट की मिनिमम वैल्यू है ना वो ये, वो वाई लिमिट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी है, मतलब हम उसको बता दें कि मेरी जो मिनिमम वैल्यू की प्रोडक्ट है वो इतनी वैल्यू है, लेट से 10,000, और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो है लेट से 5 लाख, या मतलब 5 लाख इसलिए रेंट बता रहा हूँ आपको। अगर कोई छोटा मोटा स्टोर है तो क्या होगा, लेट से कि कन्फेक्शनरी की शॉप है, उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा तो वो 800 से 1000 रुपये का होगा, बिल्कुल ऊपर नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम इसको एक मिनिमम और एक मैक्सिमम नंबर बता देते हैं। तो लेट से हम डेटा को ज़रा एनालाइज करते हैं एक मरतबा, ईयर का डेटा, बल्कि ईयर नहीं, प्राइस का डेटा, और ये देख रहे हैं ये नंबर हमें बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोग इस बाकी उस नंबर को छोड़ के इस नंबर में देखें कि छोटा नंबर कौन सा है इनमें, मिनिमम क्या नंबर कौन सा है इसका, 45,000, ठीक है। तो मैं मिनिमम 40,000 मान लेता हूँ कि सबसे मिनिमम मेरी जो प्रोडक्ट 40,000 की है। मैं नीचे आया, मैंने यहाँ पे लिखा 40,000, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है उसी डेटा से देख के बताएं, वो आउटलायर है आपका, वो जो है ना 57,000 नॉर्मल है हमारी, ठीक है। ये जो बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल आउटलायर वाला, मतलब आउटलायर बन चुका है ये वाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या था 57,000 ना, लेट से मैं लिख देता हूँ 80,000 फॉर एग्जाम्पल, एक मतलब मैंने रेंज दे दी, 85,000 लिख दिया मैंने, ठीक है, एग्जीक्यूट किया। तो ग्राफ को देखें, थोड़ा सा ये कदरे बेहतर ले आया, एग्जैक्टली अभी भी पूरा नहीं आया लेकिन फिर भी कुछ कदरे बेहतर ले आया। हम एटलीस्ट उसका बिहेवियर तो पढ़ पा रहे हैं, हम उसका बिहेवियर पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को आप लोग। ये लाइन आपको अभी भी ऐसी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप ऊपर आएँ, ये देख रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया था, हॉरिजॉन्टल, और फिर इस तरीके की लाइन आ रही है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं था, यहाँ पे उससे कुछ रिलेटिवली काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, जिस तरह वाई लिम होता है इस तरीके से एक्स लिम भी होता है, एक्स लिमिट, और ये किसको डील करेगा, अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए, जब ये हैंडल करेगा चीज़ों को, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल दिखाऊँ या आगे बढ़े, दिखा दो एग्जाम्पल, चलें। मैं नीचे आया, मैंने डेटा रखा, और लेट से 2021 के बजाय ना मैंने गलती से ये कर दिया 3000 तो फिर भी आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। बड़ा नंबर कोई लेट से हमने ये कंसिडर कर लिया तो बहुत बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है जब तक कि दुनिया ही ख़त्म हो जाए, सही है। तो हाँ दुनिया तो खैर पता नहीं, लेकिन हम जरूर पता नहीं, ये बहुत ये ईयर की बात हो रही है, 2,21,000 तो क्या पता सकते हैं। हाँ ये भी है, ये तो फिर अल्लाह ताला जानते हैं हकीकत है। तो मैंने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊंगा ना तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको दोबारा, तो कोई भी चीज़ वहाँ अलग पड़ गई तो इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ ये तो है, बिल्कुल हकीकत है। अब देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है बिहेवियर, बिल्कुल। अब लेकिन मसला कहाँ पर है, अब आपका एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ईयर थे आपके, और वो ईयर कहाँ तक जा रहे हैं, इतनी आगे तक के जा रहे हैं, सही है। अब मसला कहाँ पर है, एक्स लिमिट के अंदर है, एक्स वैल्यूज़ के अंदर, तो हम इसको एक्स लिमिट लगा के सही कर देंगे। तो हम इसको बोलेंगे आगे जाकर
plt.x लिंक, और हमें मालूम है कि हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक का है, 2015 से आता है मिनिमम, हम 2012 मान लेते हैं, ठीक है, 2012 हम कंसिडर कर लेते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम 2030, चले 2030 तक हमने डेटा रख लिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो गया, सही। अगर आप यहाँ पे थोड़ी और वैल्यू करीब करीब रखेंगे तो आपको और बेटर ग्राफ देखने को मिल जाएगा। लेकिन होल आइडिया क्या था इसका समझाने का कि आउटलाइट्स अगर डेटा में आ जाए तो ग्राफ भी हम सही से पढ़ने नहीं देंगे वो, तो हम क्या करते हैं एक्स लिंक वाई लिंक की मदद से उनको सही कर देते हैं, ठीक है भाई। ग्रिड क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रिड, देखें ज़रा इसको। एग्जैक्टली मैंने इसी को कॉपी किया और मैं नीचे आके लिखता हूँ plt.grid, बस, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट किया और देखें अब ये क्या कर रहा है, इस तरह का टेबल हमारे पास ले आया, सही भाई, कोई मसला। चलिए ग्रिड की लाइन क्या बड़ी छोटी कर सकते हैं? ग्रिड की लाइन मतलब बॉक्सेस बने, हाँ, इसको भी हम ग्रिड बेसिकली मेरे ख्याल से इसलिए समझ आता है कि विजुअलाइजेशन थोड़ी और इजी हो जाती है, समझ में आने लगती है। इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि ग्रिड छोटा या बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अभी ग्रिड आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। वो क्यों, देखें आपका 2008 पे यहाँ से बॉक्स स्टार्ट हुआ, 10 पे एंड हो गया, ठीक है, और ये ऊपर वाला देखें 200 पे आके एंड हो रहा है। तो मेरे लिहाज से ग्रिड आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा अगर आपने पीछे से डेटा ही चेंज कर दिया। डेटा का चेंज करेंगे, अभी देखें 2008 से 2010 तक का डेटा पे दिखा रहा है ये, तो अगर डेटा करीब करीब होगा तो आपका ग्रिड उतने ही छोटे छोटे हो जाएंगे। आपने देखा भी होगा डेटा वाइज चलना है, डेटा वाइज ऊपर ग्रिड में चलते नहीं होगा, वो डेटा वाइज चलना है। जब वो 700 वाले पट्टे में भी एक पट्टा कॉलम बना रहा है, 1000 वाले में जो नीचे के फिगर होते हैं पूरे कॉलम बना रहा है, सही है। अच्छा, सेकंड लास्ट चीज़ के मतलब लास्ट चीज़ इसकी लाइन प्लॉट की, कि आपने एक चीज़ देखी होगी, बल्कि मैंने आपको दिखाई भी थी, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही थी, या देख रहे हैं मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, मुझे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने आपको उसको सुबह मतलब स्टार्ट में भी आइडेंटिफाई करवाया था, ये देखें ये भी मुझे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये देखें ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। क्या करूँगा मैं इसका, मतलब मेरे किसी काम की है ही नहीं, एड्रेस मुझे बता रहा है लेकिन मेरा एड्रेस किसी काम का नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बस मैं एक कमांड यूज़ करूँगा, तो फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है, पहले हम इसको एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, और ये देख रहे हैं ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ रही है, नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल में लिखूँगा plt.show, सही है। अब देखिएगा ज़रा, एग्जीक्यूट किया, कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो असल में अगर मैं आपको बताऊँ ना, प्लॉट को शो करने का जो मेथड या फंक्शन है वो यही है plt.show, हमने लेकिन ऊपर कहीं भी यूज़ नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये सेल है ना, सेल ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से plt.show चला देता है, ग्राफ शो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अलग से बताया plt.show करके तो इस मजा का अच्छा, अब जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हमें छुपा के रखना है। क्लियर है बात? हम कोई टाइटल देंगे तो वो फिर बाहर शो करेगा, मतलब इसी ब्रैकेट्स के अंदर पूरे अगर हम लिखें तो ये जहाँ पर अभी रैम का कोड दे रहा था वहाँ पर वो टाइटल नहीं दे रहा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है, वो ग्राफ पे ही कुछ डेटा को लाने के लिए इस्तेमाल करना है इसका, ठीक है। ग्राफ पे डेटा जब आपका आएगा तो आपको टाइटल का यूज़ करना है, या तो आप एक्स लेवल वाई लेवल का यूज़ करें, ठीक है, या तो आप लेजेंड का यूज़ करें। नहीं, जैसे ग्राफ के बाद जैसे वो लाइन दे रहा था, हाँ, अगर हम ये शो के ब्रैकेट का अंदर लिखें तो वहाँ शो करेगा? नहीं कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बस plt.show का काम क्या है कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हटा दो, और दूसरा ये कि अगर आप py फाइल पे काम कर रहे होते हैं ना, तो अगर आपने plt.show नहीं लिखा तो आपका ग्राफ आएगा ही नहीं। अगर आप py वाली फाइल पे काम करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ ग्राफ पता है कैसे आएगा। आपने एक लाइन लिख के कोड एग्जीक्यूट किया, जैसी कोड एग्जीक्यूट किया ना, क्या होगा, एक न्यू विंडो ओपन होती है, ठीक है, एक अलग से पॉपअप आएगा और उसमें आपको ग्राफ मिलेगा देखने को। अभी तो नीचे ही दिखा रहे हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो अलग से विंडो बनेगी और उस पर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। ये हो गया लाइन प्लॉट। अब है स्कैटर प्लॉट। क्या होता है स्कैटर प्लॉट जी? स्कैटर प्लॉट जो होता है बेसिकली हमारी लाइन प्लॉट का भी एक इनिशियल पार्ट होता है,
लाइन प्लॉट्स अभी पहले बनता है, जिसमें आपको बताया था अभी, ये देखें पहले मैंने पॉइंट्स ही बनाए थे ना, फिर पॉइंट्स बनाने के बाद मैं कनेक्ट किया। अगर आप पॉइंट्स बना दें कनेक्ट नहीं करें वो स्कैटर प्लॉट है। पॉइंट्स आपने लोकेट किए, एक्स वाई मैच कर करके आपने पॉइंट लोकेट कर दिए, लाइन नहीं बनाई, कनेक्ट नहीं किया पॉइंट्स को, स्कैटर प्लॉट है वो, ठीक है। और स्कैटर प्लॉट हमारा बहुत बहुत यूज़फुल होता है आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। देखते हैं एक एग्जाम्पल। प्रीवियस क्लास में आप आए थे शायद आउटलायर्स को इसी तरह डॉट डॉट बन गया था कहाँ समझा नहीं मैं। पुरानी क्लासेस में आपने एक ग्राफ डाल के दिया है, तो उसमें आउटलायर्स ऐसे ही आ गए, डॉट बन के बाहर आ गए, इस तरह लाइन नहीं आ गई। हाँ अच्छा, हाँ सही है, मैं समझ गया। वो असल में बॉक्स प्लॉट होता है, बॉक्स प्लॉट आप देख उसकी बात कर रहे हो। बॉक्स प्लॉट हमने डिस्कस किया था, स्कैटर प्लॉट हम अब डिस्कस करने लगे। तो भाई आपका सबसे पहली बात ये कि न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल दोनों तरह के डेटा पे हैंडल हो जाता है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल पे हैंडल होता है, सॉरी। अगर न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल हुआ तो आपका स्कैटर प्लॉट नहीं बनेगा, सही है। दोनों जगह आपके पास वाई पे भी एक्स पे भी न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एक्स और वाई वैल्यूज़ को जनरेट कर दिया। एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ plt.scatter, एक्स कोमा वाई लिखा मैंने, ठीक है। आउटपुट देखें ज़रा, देख रहे हैं किस तरह से वैल्यूज़ मुझे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ क्या बता रही हैं जी, ये वैल्यूज़ हमें बता रही हैं कि एक रिलेशन मौजूद है, आउटलायर नहीं है इसका, समझिएगा क्यों, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है ना वो इस तरीके से जा रहा है ऊपर, पॉइंट्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आउटलायर हमें या तो यहाँ पे कहीं देखने को मिल जाता या यहाँ कहीं देखने को मिल जाता पॉइंट, तो हम उसको आउटलायर बोल देते। लेकिन अभी क्या, ये हमारे बिल्कुल डेटा के अंदर प्रॉपर तरीके से डेटा चल रहा है। ये क्या कहलाता है, आपका स्कैटर प्लॉट कहलाता है, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, स्कैटर प्लॉट का इसके अलावा एक और फ़ायदा है, एक और मतलब अच्छी एप्लीकेशन है, वो क्या है कि को रिलेशन बताता है ये, फाइंडिंग को रिलेशन। को रिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक चीज़ बढ़ रही है तो उस चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट आएगा, सही है। अब लेट से कि अगर ये क्लास हमारी 2 आवर्स की है, अगर इसको 4 आवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, एक साथ बिल्कुल 2 आवर से 4 आवर से 2 आवर से 4 आवर कर दिया जाए, क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली बच्चे कम हो जाएंगे, या कि अगर शुरू में जो इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा टाइम बढ़ रहा है और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलेशन है ना, टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, वो जो इंटरेस्ट वो कम होता जा रहा है, तो इन्वर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं, को रिलेशंस होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारा स्कैटर प्लॉट यूज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखें, हमारे पास एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ बढ़ दी हैं, तो वाई एक्सिस में भी वैल्यूज़ हमारे पास बढ़ दी हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोरिलेशन के लिए इस तरह से यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हमने एक डेटा रीड करना है और फाइल का नाम क्या है, बेटर। मैं आता हूँ और मैं बेटर फाइल दिख रही है, ये देख रहे हैं बेटर फाइल आ रही है, इसको हमने रीड करना है और फिर हमने इसका प्लॉट बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो कोड लिखा हुआ है सिंपल सा, रीड CSV, और बेटर को जाके रीड करो और किस में डाल दो उसको, DF में। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको और पहले इसकी शेप वगैरह देखते हैं हम, DF डॉट शेप के कंटेंट बेटर आपने लिखा है जी। कंटेंट बेसिकली असल में ना, अगर आप ये कॉपी करेंगे इसका पाथ, ये देखें बेटर में ना आपने क्लिक किया, कॉपी पाथ किया, तो ये कंटेंट खुद से लेकर आ रहा होता है असल में, ये देख रहे हैं कंटेंट ला रहा है, मतलब आप डायरेक्ट भी लिखेंगे जब भी चल जाएगा, मसला नहीं करेगा ये, सही। अच्छा, शेप चेक करते हैं कितनी आ रही है, 605 रोज़ आ रही है, थोड़ा बड़ा डेटा है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, सिर्फ 50 डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करना है। हाँ, हेड आ गया, हम स्टार्ट टॉप के 50 रिकॉर्ड्स उठा सकते हैं। तो क्या करूँगा मैं, आप लोग बताएं, मैं लिखूँ क्या, plt.scatter, ठीक है, और क्या बोलूँगा, x। अच्छा एक चीज़, सॉरी, हमने डेटा तो देखना, डेटा में क्या मौजूद है, तो DF का हम हेड निकाला था पहले तो, ठीक है। क्या आ रहा है, बेटर आ रहा है, रन्स आ रहे हैं, एवरेज आ रहा है और स्ट्राइक रेट आ रहा है, ठीक है।
और एवरेज स्ट्राइक रेट हमने पहले पढ़ा है ना शायद, एवरेज और स्ट्राइक रेट हमने शायद पहले पढ़ा हुआ, मुझे याद पड़ा नहीं पढ़ा। हमने एक बैट्समैन की बैटिंग की टोटल स्कोर कितना किया है पावर आता है एवरेज निकाली थी सर उसमें। अच्छा एवरेज आपने बताई थी कि हर साल उसने मैक्सिमम चले हम इसको भी समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पैरामीटर होता है। मैं क्लास में ना आया हूँ तो मैं अक्सर तीन-चार क्लास मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्योंकि 3 जगह चल रही है ना, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, याद नहीं रहता कि क्या चीज़ कहाँ पे डिस्कस हुई है। खैर इसको डिस्कस करते हैं। मैंने अभी क्या करना है फिलहाल के लिए, एवरेज का कॉलम उठाना है, इसको एक्स एक्सिस से प्लॉट करना है, और स्ट्राइक रेट कॉलम उठाना है, उसको कहाँ प्लॉट करना है, वाई एक्सिस से प्लॉट करना है। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल डेटा होगा मेरे पास। चलें तो मैं क्या करूँगा, अच्छा सिर्फ 50 रोज प्रिंट करनी है, सिर्फ 50 रोज। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, ये देखें, मैंने कहा DF और मैंने ये ब्रैकेट से यूज़ किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया AVG। क्या करेगा ये, सारे 605 रोज ले आएगा, लेकिन मुझे कितने चाहिए, बस 50 चाहिए। तो मैं डॉट हेड करके 50 ले लेता हूँ, ठीक है, तो टॉप के 50 रिकॉर्ड्स ले आया। अच्छा अगर मैं इसी चीज़ को उठाऊँ, कॉपी करूँ मैं इसको और मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ स्कैटर के अंदर, ये मेरी एक्स वाली वैल्यूज़ हो गई। अब मुझे क्या करना है, वाई वाली वैल्यूज़ भी निकालनी है, मतलब वाई पे कौन जाएगा, स्ट्राइक रेट मैंने कहा था ना, तो एवरेज के बजाय क्या लिख देता हूँ, स्ट्राइक रेट, उसका भी हेड निकाल लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो देख रहे हैं कुछ हमें यहाँ पे प्लॉट, मतलब कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 50 पॉइंट्स हैं। अब एक बात समझिएगा, आउटलायर अभी हम इसको बोल नहीं सकते, इसलिए क्योंकि असल में ना हमने इसमें कम डेटा प्रिंट किया है। अगर लेट से मैं यहाँ से हेड हटा दूँ ना तो फुल डेटा प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आउटलायर है या नहीं है। अभी तो हमने क्या किया, चंक ऑफ डेटा, कुछ डेटा से छोटा सा एक सबसेट निकाला है और फिर हमने उसको प्लॉट किया। खैर इसको बस समझें और फिर हम एंड करते हैं इसको। एवरेज और स्ट्राइक रेट क्या होता है, देखें एवरेज का मतलब ये होता है कि कोई भी बैट्समैन कितना रिलायबल है, कोई भी बैट्समैन कितना रिलायबल। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर विराट कोहली खेलता है फॉर एग्जाम्पल तो 36 रन तो बना लेगा, कम से कम इतने रन बना लेगा, ये उसकी रिलायबिलिटी को बता रहा है। अब निकली कैसे होगी ये समझें, विराट कोहली के जितने भी पहले मैच प्ले किए हैं ना, उसके टोटल रन्स को सम किया होगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैच, ये उसका एवरेज आ गया। और ये एवरेज जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या, वो इतना ही रिलायबल बैट्समैन है, इतने रन बनाएगा। ठीक है, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या बताता है, स्ट्राइक रेट बताता है कि बैट्समैन कितना 100 बॉल्स पे कितने रन निकाल सकता है, वो 100 बॉल्स के हिसाब से बात करता है। ठीक है, तो अगर किसी का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, 100 बॉल्स, आप इमेजिन करें ना, आप लोग मुझे बताएं अगर 100 बॉल्स पे अगर वो सारी बॉल पे इमेजिन कर लें, इमेजिनरी कंडीशन, छक्के लगाए हर बॉल पे, मैक्सिमम कितने रन बन सकते हैं, 600। तो उसका स्ट्राइक रेट कितना बनेगा, मतलब 600 रन को डिवाइड करेंगे 100 से, 100 बॉल्स के हिसाब से होता तो क्या होगा, 600 डिवाइड बाई 100, क्या आंसर आएगा, 6 स्ट्राइक रेट बनेगा उसका। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चौके छक्के मारना जानता है, लेकिन असल में ये डेटा थोड़ा फेक है, मतलब रियल डेटा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ 125, मतलब 100 बॉल्स में सॉरी 100 बॉल्स में वो पत्नी कितने ज़्यादा रन बनाएगा तो जाके इसके रन बनेंगे, इतना स्ट्राइक रेट आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, वो वैल्यू बनेगी बेसिकली क्या, 12,500 बनेगी तकरीबन। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर 12,500 लिख के उसको 100 से डिवाइड करूँगा ना, तो जब जाके मुझे 125 मिलेगा। सही है, 125। और आपको इसका स्ट्राइक रेट कितना दिया हुआ, 126 का राउंड दिया हुआ, 125 कंसिडर कर लें रेट से, मतलब 100 बॉल पे 12,500 रन बनाना मतलब नहीं बन सकते, ऑफकोर्स अनरियलिस्टिक है। लेकिन बस पॉइंट समझाना क्या है कि स्ट्राइक रेट आपको क्या बताता है कि वो बंदा कितने ज़्यादा रन्स निकाल सकता है, लेकिन आउट होने की यहाँ बात नहीं हो रही, आउट हो सकता है वो, ये जस्ट बात हो रही है कि वो ज़्यादा चौके छक्के मारना जानता है। तो अगर लेट से आपने बैट्समैन की सिलेक्शन करनी हो तो क्या क्राइटेरिया रखेंगे कि स्ट्राइक रेट अच्छा हो या बुरा हो, एवरेज अच्छा हो या बुरा हो, क्या रखेंगे, एवरेज अच्छा होगा या बुरा, एवरेज अच्छा। मैच तकरीबन एवरेज बेसिकली होता है, इसीलिए कि एक बंदा कंसिस्टेंसी के साथ कितनी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन सर अगर मैचेस में देखें तो उसमें तो नॉर्मल स्ट्राइक रेट होता है 200 210, स्ट्राइक रेट वाला कभी 0 भी आ जाता है, कभी क्या भी हो जाता है। आप अगर नॉर्मल किसी भी प्लेयर का देखेंगे तो ये 120 125 बॉलर रेट का फॉर्मूला टोटल रन्स नीडेड टोटल बॉल्स मल्टीप्लाई बाय 100 होता है शायद। अच्छा, टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स जितनी खेली उसमें मल्टीप्लाई बाय 100।
अच्छा आप किसी भी अगर अभी नॉर्मल किसी गूगल पर सर्च कर ले किसी का स्ट्राइक रेट तो विराट कोहली का भी अगर देखेंगे तो 180 170 इतना होगा। अच्छा नॉर्मल होता ही है। सही मेरे को तो सिर्फ अच्छा, मैं असल में इसको बारे में बिल्कुल मतलब मैं देखता वाला नहीं हूँ बिल्कुल, तो मुझे इसलिए आइडिया ऐसे ही नहीं मेरे है। साथ है। अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है भाई ये रियल डेटा हो, ठीक है, क्योंकि केगल से ही उठाया हुआ है सारा डेटा ये। लेकिन मतलब आइडिया बस ये समझाने का कि जितना हाई स्ट्राइक रेट हो ना, मतलब ये कि वो उतने चौके छक्के निकालना जानता हो, एक एक करके रन नहीं निकालता, जब भी अच्छे रन बन सकेंगे उसके 100 बॉल्स पे, ठीक है। फास्ट खेलता है। हाँ, तो अगर आप कोई बोले बैट्समैन सिलेक्शन करें तो आप बोलेंगे अच्छा उसका एवरेज भी हाई रखो और उसका स्ट्राइक रेट भी हाई रखो। एवरेज हाई का मतलब क्या, वो उतना जल्दी आउट नहीं होगा, और स्ट्राइक रेट हाई का मतलब क्या है कि वो अच्छे रन निकाल लेगा। अगर वो सिंगल प्लेयर में चला गया ना तो हो सकता है पूरे मैच में ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस करके वो सिचुएशन runs के निकाले। हिसाब से देखा जाए। बिल्कुल, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स हमने कम क्या बॉलों पे ज़्यादा रन चाहिए तो स्ट्राइक को देखेंगे, स्ट्राइक रेट क्या होता है। तो हमने जो रन ये जो ग्राफ बनाया है ना, ये आपका एवरेज दिखा रहा है, इसका एवरेज अच्छा है, 45 से ज़्यादा का इसका एवरेज है, मतलब मिनिमम 45 से ज़्यादा रन बनाएगा ये। लेकिन इसका स्ट्राइक रेट कितना आ रहा है, 135 के अराउंड आ रहा है। अगर इसको कंपेयर करें, इसका एवरेज कम है, मतलब इसके जल्दी आउट होने के चांसेस है, लेकिन देख रहे हैं कहाँ जा रहा है इसका स्ट्राइक रेट, 168 के अराउंड आ रहा है, मतलब बहुत चौके छक्के मारना जानता है। लेकिन मसला क्या है कि अगर चौके छक्के मारना जानता है सही है, लेकिन अगर आउट हो गया फिर मतलब गया ना सारा। तो एवरेज भी अच्छा हो, स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो। मेरी तरह का बैट्समैन आप फ्री नहीं है। आओ हर बार करो, आप खेलिए तो खेले रहे, सही, ठीक है, चलें इसको ये एंड करते हैं।